अच्छा, बैठ जाइए। आकिंचन, आप बताइए कि आपने और कौन से मुख्य बिंदु लिखे इनके अलावा? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। आप सबने मिलकर भी लेकिन कुल 5 ही मुख्य बिंदु बोले हैं। इसमें 2 मुख्य बिंदु और निकलते हैं, ढूंढने का जरा प्रयास कीजिए उसके अंदर। आप देखकर भी बता सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बताइए आप। अपनी आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। बैठ जाइए, बहुत अच्छे पॉइंट को आपने नोटिस किया है। एक और पॉइंट छूट रहा है। चलिए, आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो एक प्रश्न पूछती हूँ कि मिथ्यात्व ही सबसे भयंकर पाप क्यों है? ढूंढिए जरा उसमें, बताइए आप। हाँ, तो बच्चों इसमें एक मुख्य बिंदु ये भी आया है कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा भयंकर पाप है, क्योंकि इसके छोड़े बिना संसार भ्रमण नहीं छूटता है। तो हमने देखा कि उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ये उल्टी मान्यता आखिर होता क्या है? जैसा है वैसा ना मानना। जैसे हम क्या मानते हैं कि रसगुल्ले खाने में सुख है। चलिए, आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? रसगुल्ला। रसगुल्ला ही आपकी फेवरेट मिठाई है, मतलब आदि को रसगुल्ले बहुत पसंद है, ठीक है। तो आदि, आप कितने रसगुल्ले खा सकते हैं बताइए जरा? मैक्सिमम 3। तो क्यों, आपको तो पसंद है ना, खाते जाइए खाते जाइए, उसमें तो आपको सुख मिल रहा है खाने में, तो खाते जाइए, उसमें क्या है। थोड़ी देर बाद उसमें दुख भी मिलने लगेगा। हाँ, तो बच्चों यही हमारी उल्टी मान्यता है। हम क्या मानते हैं कि चीजों में सुख है, कि जैसे आदि ने माना कि रसगुल्ला मुझे बड़ा पसंद है, रसगुल्ले में मीठा मीठा स्वाद आता है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये गलत है। ये जो हम भाव कर रहे हैं, ये हमारी उल्टी मान्यता है। खाने पीने में सुख है, सोने में सुख है। अब सोने में सुख होता तो बस सोते ही रहिए, सोते ही रहिए, उठते क्यों है? नहाने में सुख होता, नहाते ही रहिए, नहाते ही रहिए, रुकते क्यों है? तो यही बात समझनी है कि ये हमारी उल्टी मान्यता है। चलिए आकिंचन, आप हमें बताइए, आपको एनिमल्स पालने का शौक है? अच्छा, कौन सा एनिमल आपका फेवरेट है? कैट। कैट आपका फेवरेट है, ओके। तो हम तो कहते हैं कि यदि कैट हमारे आगे से निकल जाएगी तो हमारा बुरा हो जाएगा, फिर तो आकिंचन का डेली बुरा ही बुरा होना चाहिए। लेकिन आकिंचन तो बहुत अच्छा पढ़ के आता है, उसकी क्लास में तारीफ भी होती है। तो देखो बच्चों, ये सब हमारी उल्टी मान्यता है। हम क्या मानते हैं कि चप्पल उंधी हो गई तो घर में झगड़े हो जाएंगे, छींक दिया तो आगे नहीं बढ़ना, 5 मिनट के लिए रुक जा। सुना ही होगा आप सभी ने कभी ना कभी ये बातें तो घर पे। ऐसा दही शक्कर खा के जाइए, एग्जाम अच्छी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब हमारी उल्टी मान्यता है। अब आप मैं एक उदाहरण देती हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। कि रमेश नाम का एक लड़का है, ठीक है। अब रमेश थोड़ा सा मोटा है। अब होता ना हमारे मोहन जैसे शरारती बच्चे, तो उसको हमेशा चिढ़ाता रहता था। क्या चिढ़ाता था? मोटे मोटे मोटे। तो वो बहुत दुखी होता था कि मैं तो मोटा हूं, मैं तो मोटा हूं। अब बताइए, जो मोहन ने सोचा वो सही था कि गलत था? आप बताइए। मोहन जो रो रहा है तो वो क्यों रो रहा है? उल्टी मान्यता के कारण। क्या उल्टी मान्यता है उसकी? उसने शरीर को अपना माना। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया कि उसने शरीर को अपना माना। ये शरीर हमारा है ही नहीं, सबसे बड़ी उल्टी मान्यता ही हमारी ये है। और इसीलिए उसके अंदर कहा गया है कि मिथ्यात्व के वशीभूत होकर हम सारे पाप करते, क्योंकि शरीर को हम अपना मानते हैं। गुस्सा भी हमें इसीलिए आता है, मान भी हमें इसीलिए आता है, मायाचारी भी हम इसीलिए करते हैं, लोभ भी हम इसीलिए करते हैं, हिंसा आदि सभी पाप हम इस मिथ्यात्व के कारण करते, क्योंकि हम शरीर को अपना मान रहे हैं। जबकि हम कौन है? ग्रंथ बताइए, हम कौन है? हम जीव हैं। हम ये जो शरीर है वो हमारा है ही नहीं। जीव अजीव के पाठ में हमने पढ़ा था ना कि ये शरीर तो हमारा है ही नहीं, ये तो अजीव है। तो फिर अब वो इस मिथ्यात्व को छोड़ना तो पड़ेगा। तो हम इस मिथ्यात्व को कैसे छोड़ेंगे? अपनी आत्मा को पहचान कर हम इस मिथ्यात्व को छोड़ सकते हैं। आपने वीतराग सर्वज्ञ हितंकर की स्तुति में भी पढ़ा था ना कि वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भान का उदय करो मम मिथ्यात्म का होय विनाश। कैसे करेंगे हम मिथ्यात्व का नाश? अपनी आत्मा को पहचान कर, अपने ज्ञान सूर्य को जगाकर। ठीक है बच्चों, आप सभी को अच्छे से समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पक्के से? फिर मैं पूछूंगी तो अटकना नहीं है। किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आप सभी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। आपको मैं कुछ प्रश्न लिखवा रही हूँ, वो लिख लीजिए। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। सबसे बड़ा पाप कौन सा है?
सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है? मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही जीव सारे पाप करता है, इसीलिए इसे सबसे बड़ा पाप कहा गया है। मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? अपनी आत्मा को पहचान कर हम ही मिथ्यात्व छोड़ सकते हैं। पाप कितने होते हैं? पाप 5 होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है, तो हमने जाना कि उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। चलिए संयम बताइए, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है या नहीं? मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ठीक है, बोल दीजिए। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है या पाप है? उल्टी मान्यता किसे कहते हैं और मिथ्यात्व किसे कहते हैं? ठीक है, अब हम जैसे आप लोक में सुनते होंगे कि ये कुगुरु कुदेव की पूजा करना ही मिथ्यात्व है। ठीक है, बस इतना ही मानते हैं ना, मतलब अपने भगवान से हम मांग रहे हैं कुछ, हमने मांगा कि आज हमें भगवान प्लीज प्लीज हमें अच्छे नंबर दिला देना। अब बताइए ये मिथ्यात्व है या नहीं? सोहन आप बताइए क्यों मिथ्यात्व है ये? क्या उल्टी मान्यता करी हमने इसके अंदर? कुदेव कुशास्त्र कुगुरु कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो हमारे गुरु है ना, ये तो अपने ही गुरु है, हम तो अपने भगवान से मांग रहे हैं। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, स्वयं कार्य बने। जी बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, बैठ जाइए। देखो बच्चों, ये बात ध्यान रखना है कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के अलावा यदि हम हमारे भगवान से भी कुछ मांगते हैं तो वो भी मिथ्यात्व है। अब आकिंचन, आपकी हाइट बहुत छोटी है, तो आप उससे परेशान होते हैं? नहीं, क्यों परेशान नहीं होते? आपको तो सब चढ़ाते हैं। ये शरीर ही मेरा नहीं है तो उससे परेशान। बहुत अच्छे से, मतलब आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है कि ये शरीर हमारा नहीं है, जो हमें चढ़ा रहे हैं वो तो हमारे शरीर को चढ़ा रहे हैं और पाप तो उन्हीं को लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जाना कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। इसी के वशीभूत होकर जीव घोर पाप करता है। जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक संसार भ्रमण नहीं छूट सकता है। हमारी आत्मा को पहचान कर हम मिथ्यात्व को छोड़ सकते हैं। पाप 5 प्रकार के होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है, अब आप पेज नंबर 8 निकाल लीजिए। पाठ को ही खत्म कर दीजिए। उल्टी मान्यता किसे कहते हैं? चलिए शाम आप बताइए। आपने तो इसकी भाववासना कर दी, एक शब्द में उत्तर दीजिए। उल्टी मान्यता किसे कहते हैं? मिथ्यात्व। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, क्यों? बताइए आप, आदि आप बताइए। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। क्यों है? क्योंकि वह अगर मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तो हमारे पाप भी नहीं छूटेंगे। बहुत अच्छे, सबसे पहले हमें मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए। जी बहुत अच्छे। 5 पाप के नाम बताइए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बैठ जाइए। बच्चों, कल आपको घर से आगे का अंश पढ़ के आना है। आज जितने भी प्रश्न मैंने आपको लिखवाए हैं वो सभी याद करके आना है, और आपको आपके घर में जितनी भी मिथ्यात्वपरक बातें होती है, कहते हैं ना मम्मी जैसे कि चप्पल उंधी हो गई वाली जैसे मैंने बात बताई थी, ऐसी और भी बहुत सारी बातें होती है। ऐसे जितने उदाहरण आपको घर में, आप बाहर जा रहे हैं, जब भी दिख रहे हैं, वो आपको आपकी कॉपी में नोट करके लाना है। ठीक है, जय जिनेन। बेटी आपको क्या गलती है कि इन्होंने? बोलिए। ये जब व्याख्या कर रही थी तो व्याख्या के बीच में इनकी स्पीड बहुत फास्ट हो गई थी जब ये जीवनोपयोगी ले रही थी तब। ओके, और कोई गलती? तो कोई भी, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। अभी एक सबसे अंत में थोड़ी सी गलती ये की कि समापन मूल्यांकन प्रश्नोत्तर ढंग से क्रिएटेड नहीं थे। सबसे बड़ा मिथ्यात्व क्या है, सबसे बड़ा मिथ्यात्व किसे कहते हैं? इन्होंने बोला हमें प्रश्न करना है सबसे बड़ा पाप क्या है, तो भी मिथ्यात्व। ठीक है, इसी तरह से जो 5 पाप हैं तो 5 पापों का नाम
हमें ऐसे बोलना चाहिए इसको कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह वो क्या है? फिर 5 पाप। ये बहुत माइनर की छोटी सी है मिस्टेक है, इसे ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। दूसरा, कभी पाप कितने होते हैं पूछा भी जा सकता है, तो इट्स ओके। बाकी इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। एक और छोटी सी गलती ये की थी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। एक प्रश्न बोलने के बाद दूसरा प्रश्न हमें चालू करना चाहिए। ओके, चलिए बैठिए। तो बहुत अच्छा पढ़ाया, आइडियल पढ़ाया, सारी चीज़ों को कवर किया। भाववासन परक और जीवनोपयोगी पूर्व पाठ मूल्यांकन में, हमारी व्याख्या में और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में उन्होंने घटाए, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया। स्पीड किन्हीं बच्चों के लिए यदि नॉन हिंदी भाषी हैं तो कदाचित हो सकते थोड़ी फास्ट हो, अदरवाइज स्पीड भी अपने आप में वैसे ठीक थी। तो इससे बहुत अच्छा पढ़ाया, इसी तरह से सभी को पढ़ाना चाहिए। अब आप में से कोई गलती बता सकेंगे? इनके अलावा जो बता दी है उनके अलावा कोई गलती है क्या? अनम्यूट करके बोलिए यदि किसी को बोलना है तो। मैंने ऐसा महसूस किया है कि स्पीड कुछ ज्यादा थी। अच्छा, और बस इतना ही देख पाए। बस मुझे एक चीज लगी, जब लास्ट में वो आकिन चंद ने कुछ क्वेश्चन किया ना आंसर पूछने के लिए कि आपकी हाइट छोटी है, सो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी फिजिकल को डायरेक्ट कहना वो ठीक नहीं रहेगा, किसी और का नाम लेके बोलना चाहिए। सो वो डायरेक्ट हिट कर सकता है उसको कि मुझे हाइट में छोटा था, और एक्चुअल में उसकी हाइट छोटी होगी तो वो हर्ट करेगा। बराबर। और पूर्व जो मैं बताता हूँ क्या क्या गलतियां थी इधर, और कोई बोलना चाहता तो बोलिए, क्योंकि ये यदि आप नहीं बोलते हैं तो मतलब आपने नहीं लिखी है। फिर मैं तो सबसे अंत में बोलूंगा। फिर मैं बोलूं? देखिए, एक तो अपन जो पूर्वपाठ मूल्यांकन के प्रश्न किए और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी किए, दोनों में ही व्यक्तिगत प्रश्न किए। पहले नाम बोला कि फलानी जी खड़े हो जाओ, चिरंजीव खड़े हो जाओ, और फिर प्रश्न पूछा। तो व्यक्तिगत प्रश्न नहीं होने चाहिए, प्रश्न सामूहिक होने चाहिए, ताकि सारे स्टूडेंट अलर्ट रहते हैं, उनको लगता है कि उनसे भी पूछा जा सकता है। व्यक्तिगत पूछ रहे हो तो बाकी किसी से पूछना नहीं है, तो बात खत्म हो गई अभी। तो एक प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरा, पूर्व पाठ मूल्यांकन में जीवनोपयोगी पूर्व पाठ मूल्यांकन नहीं किया। एक आध प्रश्न ऐसा कुछ छोटा मोटा डालना चाहिए था इसमें, क्योंकि पूर्व पाठ वैसा था पद्य वाला, इसलिए उसमें निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी भले यही बोलते कि मैंने याद करने के लिए बोला था तो पढ़ के सुना दो, तो वो भी जीवन उपयोगिता है, तो उसे याद हो गया कि नहीं, या इस तरह से कोई भी प्रश्न अपन को करना चाहिए था। तीसरा, फिर स्पष्टीकरण में जो मिथ्यात्व से आरंभ किया, लोभ वाला जो पोर्शन है ना, लोभ पाप का बाप है, और वो वही एक अच्छा पोर्शन है, उसे इन्होंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। मतलब ना तो पहले लिया ना बाद में लिया, बाद में भी लिया जा सकता था उसे, क्योंकि शुरुआत तो मिथ्यात्व से ही हो रही है यहाँ पे। लेकिन वो लोभ पाप का बाप है, तो पाप का बाप क्यों है, उसे थोड़ा बहुत टच किया जा सकता, किया जाना चाहिए मतलब, तो वो इधर स्किप किया है। जीवनोपयोगी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं, वो भी पार्शियल बहुत लाइटली टच किया है, लेकिन मतलब एकदम क्लियर कट नहीं आ पाया। बोधगम्य प्रश्नोत्तर में पूरे प्रश्न कवर नहीं किए। जो पांच होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो प्रश्न नहीं बनाया। हो सकता है कि शायद मैंने उस वक्त उनको बोल दिया था आगे बढ़ो, तो उनके पास में होंगे, तो वो मैंने आगे बढ़ो बोल दिया, पूरा नहीं कर पाए थे। हो सकता है वो बाद में लेने वाले होंगे, ठीक है ना। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में सबसे पहले परिभाषा बोलते हैं अपन, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। अब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछती हूँ,
तो वो रिपीटिशन जो मतलब परिभाषा का शुरुआत में होता है वो नहीं किया। और इसमें भी व्यक्तिगत प्रश्न थे मतलब, और समापन प्रश्नोत्तर वो ढंग से नहीं बना पाई, एकदम बनाए प्रश्नोत्तर किए लेकिन वो पूरे ढंग से नहीं बना पाई, उसको भाषा सही नहीं दे पाई कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं, उल्टी मान्यता का नाम क्या है, तो उल्टी मान्यता का नाम क्या है क्लियर कर, तो वो थोड़ा सा मतलब अचकचा करके बोला उन्होंने ऐसा। लेकिन उसके बाद भी इसे इसका जो ये वाला पार्ट था पूरा विचार विश्लेषण वाला, जिसमें सब अच्छे अच्छे लोग भी गड़बड़ा जाते हैं। ये जो विचार विश्लेषण अपन करते हैं ना, व्याख्या में मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण, तो वो बहुत अच्छी तरह से किया, पूरा किया, एकदम उसके भाव को समझते हुए किया कि इतने प्रश्न निकलने चाहिए, इतने हो गए हैं, कितने आपने निकाले हैं, एक प्रश्न पूछ लिया, फिर दूसरे से पूछा, फिर तीसरे से पूछा, फिर बाद में जो प्रश्न छूट गए उन प्रश्नों को उन्होंने किया। तो इस तरह से बहुत अच्छा पढ़ाया। अब आगे जिसको भी पढ़ाना है वो बोले। महावीर जी तैयार है? महावीर जी कौन है? महावीर जी को लीजिए, स्क्रीन पर लीजिए महावीर जी को। सुरेंद्र दास। हेलो। हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, शुरू करना है? हाँ जी। या कोई निर्देश आपके हो तो पहले दे दो, फिर। अभी जो पढ़ाया था उसके समीक्षा हो गई ना, वही निर्देश। हाँ, वो तो हो गई, वही निर्देश कोई। हाँ, तो मैं भीतरा प्रवेशिका की क्लास लूंगा, इसलिए उसका ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। भीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 2, देवशास्त्र गुरु पूजन, उसके में। ठीक है, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। कौन सा पाठ बोलेगा? भीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 2, देवशास्त्र गुरु पाठ 2। ओके, ठीक है, ठीक है। श्याम पट्टकारी बोल दूं मैं? हाँ जी। अब कुछ चीजें से बोल देना पड़ेगा। हेलो महावीर जी, आप कुछ मत पूछो, आप अपना फ्लो में पढ़ाओ शुरुआत से। और तो बोर्ड या बस श्याम पट्टकारी करने के लिए सीधा बोल देता हूं मैं। अब बोल दो ना। हाँ ठीक है। कक्षा भीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 2, दिनांक 5 मई 2023, प्रकरण सच्चा देव। बालकों, कल हमने जो पूजन पढ़ी थी, आप बताइए अष्टद्रव्य के नाम क्या हैं? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, निवेद्य, धूप, फल। 12 भावनाओं के नाम बताओ। 12 भावनाओं के नाम बालकों ने बता दिए। क्या पूजन में स्थापना व अर्घ अष्टद्रव्यों में आते हैं? बालकों का उत्तर आ जाएगा। जल, छंद। आप पूछिए ना, इनसे पूछिए, किसी से भी जो आपके पास। अच्छा, इसमें तो पूछ लूं? अच्छा ठीक है, तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसमें से पूछ लेते फिर तो। आज जल छंद बोलिए। देवशास्त्र पूजन में जल का छंद बोलिए। नीले। नीले को अनम्यूट कर दीजिए। मेरे ख्याल से सभी अनम्यूट कर। गुरुजी कल पढ़ नहीं पाया। अच्छी बात है, तो आपको अच्छी तरह से याद करके आना है। अभी याद नहीं है तो जल का छंद अच्छी तरह से याद करना है। 12 भावनाओं में आप अनित्य भावना बोलिए। विवेक। विवेक। यस, हाँ, स्टार्ट का एक शब्द बताएंगे सर?
12 भावना में हाँ। जो अनित्य भावना है, अनित्य भावना का झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। बहुत सुंदर। इसी तरह सब बालकों को छंद याद करने हैं और आपको इससे अच्छा लगेगा। जब भी कहीं आप जा रहे हैं, गुनगुनाते रहेंगे, भगवान के सामने पूजन करेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, बिना देखे करेंगे तो। आज हम देव सास गुरु पूजन जो पढ़ी थी, उसी तरह से आज उनमें से सच्चे देव का स्वरूप पढ़ेंगे। जो ये देव सास गुरु पूजन है और जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं देव सास गुरु, उसका पाठ ये जो रत्नकंड सावकाचार ग्रंथ है ना, इसके आधार से लिखा गया है। आपने कभी देखा होगा ये ग्रंथ, न देखा हो तो देखो, ये रत्नकंड सावकाचार ये आचार्य समंद्र भद्र ने लिखा है। और ये आचार्य समंद्र भद्र 2री शताब्दी में हुए हैं और इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। आप कदम राजवंश के क्षत्रिय राजकुमार थे। आपके बचपन का नाम शांति वर्मा था। आप दक्षिण भारत में कावेरी नदी में स्थित उरगपुर नामक नगर में जन्मे थे। आपका परिवार के संबंध में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आपने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें हम उन ग्रंथों के बारे में कह सकते हैं कि आप्तमीमांसा, तत्वानुशासन, युक्तानुशासन, स्वयंभू, जिनिस्पति शतक, ऐसे बहुत ग्रंथ लिखे हैं। आप जैन धर्म के प्रचार करने में बहुत सिद्धस्त थे। आपने अपनी बात में कहा था, वेदार्थी विचारे हम नरपते साधु विक्रीतम, अर्थात हे राजन, मैं वाद के लिए सी की तरह विचरण करता हूं। आप उस समय जैन धर्म का डंका बजा रहे थे। ऐसे महान आचार्य ने जो रत्नकंड सावकाचार लिखा है, उसमें जो सच्चा देव सास गुरु का स्वरूप लिखा है, उसी के आधार से पाठ लिखा गया है। उसमें से आज हम सच्चे देव के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहां पढ़ता हूं, आपको ध्यान से देखना है और उस चीज को नोट करना कि इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें आई हैं। क्यों भाई इतने सुबह ही सन्यासी बने, कहां जा रहे हो? पूजन करने जा रहा हूं। आज चतुर्दशी है ना, मैं तो प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को पूजन अवश्य। अंतिम लाइन पढ़ के खत्म कर। हाँ, उन सब बातों को एक साथ जानता है, वही सर्वज्ञ है। बालको, मैंने पढ़ा, आपने ध्यान से सुना होगा। अब प्रसन्न और विवेक 2 जने पढ़ेंगे। प्रसन्न इसमें नहीं है तो नीले और जितेंद्र ये दोनों पढ़ेंगे। नीले सुबोध का रोल करेगा और जितेंद्र प्रबोध का रोल करेगा। आप दोनों पढ़ेंगे और आप सब ध्यान रखेंगे कि ये किस तरह से पढ़ रहे हैं। ये कोई अशुद्धि करे तो मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद आपसे महत्वपूर्ण बिंदु भी पूछेंगे, अतः विशेष ध्यान करके नोट करें आप। हाँ जी, नीले और जितेंद्र। भाई साहब 2 मिनट। बुक्स जो है मराठी की एक्चुअली मेरे पास में थी, मैं हिंदी की बुक्स निकालता हूँ। ठीक है, संतोष पढ़ लेगा, कोई बात नहीं। संतोष ले ले। संतोष है किताब? कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाइए। सभी लोगों को सारी 6 बुक लेकर के बैठना है, क्योंकि सबको पार्टिसिपेट करना है इसमें। तो 6 ही बुक सब लेके बैठे। अभी नहीं बैठे होंगे तो अगले वाले सेशन से सभी बुक, सारी बुक प्रशिक्षण निर्देश का भी आपके पास हो तो लेकर के बैठे। ये सब पढ़ सकता हूँ मैं अभी? पढ़िए। हाँ पढ़। हाँ नीले जी भाई साहब। सुबोध का रोल नीले और प्रबोध मान लिया ना भाई साहब ने कह दिया, मान लिया। रात वाले सेशन से किताबें रखेंगे सारी। ठीक है।
चलो श्रुति जी आपके पास है? ये आगे बढ़िए ना, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप ले लीजिए। चलो, तो इन्होंने पढ़ने में क्या गलती की? तो इन्होंने कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छा पढ़ा। इसी तरह हमको पढ़ना चाहिए। इस में कौन से महत्वपूर्ण बातें आई? हाँ, निखिलेश जी बताओ, कोई एक बिंदु आप बताओ। निखिलेश जी, सबको म्यूट हटाओगे तो आएगा, नहीं तो ऐसा मजा नहीं आएगा पढ़ाने का। या तो अनम्यूट कर दो सबको तो मजा आएगा फिर, क्योंकि वो तो अनम्यूट करके रख दो, वो अपने आप कर लेगा अनम्यूट फिर। जिसका फ्लो नहीं बनाएगा पढ़ाने का मजा नहीं आएगा। हाँ निखिलेश जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया पढ़ा इन लोगों ने, कोई गलती नहीं की है। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, आपको मुख्य बिंदु पूछा, वो बात तो चली गई। ये बताओ क्या समझ में आया? हाँ, इसमें से कोई मुख्य बिंदु आपके क्या समझे वो बताओ। मुख्य बिंदु सुना ही नहीं है ना वो। चलिए, संजय सेठी। देवशास्त्र गुरु के बारे में बताया। सॉरी, समन्वत आचार्य ने जो महावीर जी भाई साहब, आप वाचन हाँ, करते हैं, जितना पैराग्राफ आप ले रहे हैं, आप खुद वाचन कर लें एक बार, तो हाँ, सबके बता दिया याद था। रहेगा। हाँ, सबके मैंने ख्याल कहा था भाई साहब ने छुड़वा दिया ना, इसलिए मैं इसलिए वैसा पढ़ रहा था। आज सब लोग पुस्तक रखे नहीं है ना, तो आप ऐसा वाचन मैं कर बोलूं? हाँ बोलो। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु आया वह यही था, सच्चा देव वही है जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। और जैन धर्म में व्यक्ति की मुख्यता नहीं है, वह व्यक्ति के स्थान पर गुणों की पूजा में विश्वास रखता है। ठीक है, राजेंद्र जी और बिंदु आप बताएं। राजेंद्र जी। विनीत। विनीत। हाँ भाई साहब, पुस्तक का ही कोई समस्या है, आज भी रखे के नहीं बैठे, रात से पुस्तक लेके बैठेंगे तो ठीक है, चलो चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें मुख्य बिंदु आए, जैन धर्म में व्यक्ति की मुख्यता नहीं होती, व्यक्ति के स्थान पर गुणों की मुख्यता होती है। और दूसरा बिंदु आया था, जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो उससे सच्चा देव कहते हैं। जो वितरागी होता है वह न उसके राग होता है न द्वेष होता है, और 18 दोषों से रहित होता है। ये महत्वपूर्ण बातें आई है। जो भगवान होते हैं उन्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, भगवान को पसीना नहीं आता, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का मरण नहीं होता। आपने पढ़ा था भगवान आदिनाथ वाले पाठ में बालबोध 1:7 में कि भगवान जन्मते नहीं बनते हैं। इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता और मरण भी नहीं होता। कोई कहता है कि भगवान का जन्म हुआ, तो वह बात ठीक नहीं है। आपके मन में एक बात उठेगी, हम तो भगवान महावीर का जन्म हुआ कहते हैं। तो एक सामान्य कथन में हम कहते हैं सचमुच भगवान का जन्म नहीं हुआ था, भगवान तो बनते हैं। महावीर भी भगवान बने, वो जन्मे नहीं थे। आदिनाथ भी भगवान बने। कुछ लोग कहते हैं भगवान का प्रसाद है, ले लो। तो क्या भगवान का प्रसाद होता है? भगवान अभी सो रहे हैं, अभी तो दरवाजा बंद है, अभी भगवान जगेंगे इतने बजे। तो जो वितरागी होता है उसको नींद, सोता नहीं, जगता नहीं। ये महत्वपूर्ण बातें हमारे ख्याल में आने चाहिए, क्योंकि वितरागी होगा उसको राग और द्वेष नहीं है, उसके 18 दोष नहीं है, वह सब कुछ जानता है। ये नहीं हम भगवान सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जाने, भूत का भी जाने, वर्तमान का भी जाने, भविष्य का भी जाने। जैसे अभी कुछ लोग किताब लेकर के नहीं बैठे, तो भगवान के ज्ञान में तो पहले ही पता था, हमें नहीं पता था। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि कितने बजे कौन सी क्लास शुरू होगी, कितने बजे कौन होगा। जैसे सुबह मुझे पढ़ाना था, मैं नहीं पढ़ा पाया और अब मेरा नंबर आया, तो ये भी भगवान के ज्ञान में था।
भगवान हर वस्तु को, हर चीज को जानते हैं। जैसे हम अपनी पीठ को नहीं देख पाते, पर भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं। तो सर्वज्ञ वही है जो भूत को भी जाने, वर्तमान का भी जाने, भविष्य का भी जाने। इतना ही नहीं, सब वस्तुओं के बारे में सब कुछ जानता है। तो जो सब कुछ जानता है, तो कोई लोग ये सोचे कि मैं ये काम कर लूं, कोई नहीं देख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो सर्वज्ञता को जानता है? अर्थात नहीं जानता है। तो हमें सर्वज्ञता पर विश्वास हो, सर्वज्ञता को जानेंगे तो हम गलत काम नहीं करेंगे। मैं प्रश्न लिखा रहा हूं, आप प्रश्न नोट करें सभी। पूजन किसकी की जाती है? पूजन किसकी की जाती है? उत्तर, सच्चे देव शास्त्र गुरु की। जैन धर्म में किस तरह की पूजा पर विश्वास किया जाता है? जैन धर्म में गुणों की पूजा में विश्वास किया जाता है। जैन धर्म में व्यक्ति की मुख्यता होती है या नहीं? नहीं होती है, गुणों की मुख्यता होती है। सच्चा देव किसे कहते हैं? सच्चा देव किसे कहते हैं? जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, उसे सच्चा देव कहते हैं। सच्चा देव कितने दोषों से रहित होता है? 18 दोषों से रहित होता है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो तीन लोक, तीन काल की बातों को एक साथ एक समय में जानता हो, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसे भूख प्यास लगती हो, वह भगवान है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के 18 दोष नहीं होते जिसमें भूख प्यास नहीं है। भगवान का जन्म होता है या नहीं? भगवान का जन्म नहीं होता, क्योंकि भगवान बनते हैं। मैं अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना है और आपको उत्तर देना है। जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी हो, उसे सच्चा देव कहते हैं या नहीं? गौरव शास्त्री, गौरव नहीं है? कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। जो वितरागी, सर्वज्ञ हो, उसे सच्चा देव कहते हैं या कुदेव कहते हैं? प्रकाश, श्रुति पर भी, श्रुति जी। कहते हैं। जो वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, उसे क्या कहते हैं? सच्चा देव। आपको नहीं पूछा अभी, आपने, कोई बात नहीं। अच्छा, सही उत्तर दिया आपने। जिसे पूछे वही उत्तर दे। प्रश्न सामूहिक होता है ना, उत्तर हम पूछे उस देंगे। सच्चा देव किसे कहते हैं? संतोष। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, उन्हें सच्चा देव कहते हैं। कुछ छोड़ दिया आपने, याद करो। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, उन्हें सच्चा देव कहते हैं। बिल्कुल सही कहा, अब सही आपका। जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, उसे सच्चा देव कहते हैं। सच्चा देव होता है, उसका मरण होता है या नहीं? संजय सेठी। अगला प्रश्न।
मैं एक जगह गया और वहां पर एक बोर्ड लगा था, वहां लिखा था कि इतने बजे जागरण, इतने बजे शयन, इतने बजे प्रभावना, इतने बजे प्रसाद। तो उस स्थान पर जाने पर हमने देखा, तो आप बताओ वो भगवान सच्चे हैं या नहीं? निखिलेश जी। नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान का कोई जागरण या कोई सोने का विधान नहीं है। वो तो बहुत वितरागी बढ़िया। सर्वज्ञ हैं और निरंतर अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। मैं एक जगह गया और मैंने कहा या कोई नहीं है, मैं अपना काम कर लूं शांति से, मुझे कोई नहीं देख रहा है, ऐसा मैंने माना, तो मुझे किस पर विश्वास नहीं है या कौन सी चीज मैंने भगवान की स्वीकार नहीं की? विवेक। सर्वज्ञ को नहीं माना और उनकी सर्वज्ञता को नहीं एक्सेप्ट किया। क्यों? सर्वज्ञ क्या होता है? जो तीन काल तीन लोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में अपने से अलग जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। तो उनके ज्ञान से कुछ भी बचता नहीं है जानने में। बहुत सुंदर। तो चोर चोरी करने जाता है और वही सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं अपना माल ले लूं, तो उसे सर्वज्ञता का भान नहीं है। भले वो ही सोच रहा है कोई नहीं देख रहा, पर कोई न कोई तो देख रहा है ना, ये बात हमारे ख्याल में आनी चाहिए। आज हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े हैं वो ये है कि देव शास्त्र गुरु की पूजन करनी चाहिए। जैन धर्म में गुणों की मुख्यता है, व्यक्ति की नहीं। सच्चा देव जो होता है वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होता है। वीतरागी जो राग देश से रहित होता है वो वीतरागी होता है, और सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है, वर्तमान का, भूतकाल और भविष्य का, इंग्लिश में कहते प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञ होता है। अब कुछ प्रश्न आप नोट कर ले जो आपको घर से याद करके लाने हैं। एक दो प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, उसके बाद आपको नोट कराएंगे। जो राग द्वेष से रहित होता है उसे क्या कहते हैं? अशोक जी। अनम्यूट हो। वीतरागी कहते हैं। वीतरागी, बहुत सुंदर। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो उसे क्या कहते हैं? गौरव है नहीं? जितेंद्र। सच्चा देव कहते हैं। बिल्कुल ठीक। कुछ प्रश्न आप नोट कर लीजिए, आपको करके लाने हैं। सच्चा देव किसे कहते हैं? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जिसका जन्म मरण होता हो उसे भगवान कहते हैं या नहीं? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? कल हम आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, आप ये होमवर्क कंप्लीट करके लाए। जय जिनेन्द्र। अब बताइए इनकी गलतियां कौन कौन बताएगा? जितना पढ़ाने वाला गलती करने में दोषी है,
नहीं बताने वाला भी उतना ही दोषी है। भाई साहब एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, तो मैं इसमें आप तो अंत में समीक्षा कीजिए, पहले अध्यापकों को त्रुटियां बनने दीजिए। नहीं कि ये क्या कि ये तो मामूली बात है, सुधर सकती है। थोड़ा सा मेरा इसमें सुधार है कि जो अपन चाहते हैं ना कि अब जैसे आपने कहा कि देवकाल के बारे में समझा है, तो इसी एक बात को अपन 3 प्रश्न के संबंधित बनाए और उन्हीं को समझावे, उन्हीं संबंधित संवाद के लिए बच्चों को प्रश्न पूछे। वो कैसे कि जैसे देव किसे कहते हैं और देव के स्वरूप को जानने पर हमको कैसा लगता है और देव के स्वरूप को जानने पर हमें जीवन में क्या उसकी उपयोगिता होती है। इस प्रकार तीनों प्रकार की बातें उसमें आ जाएंगी। पारिभाषिक शब्द देव किसे कहते हैं, ये इसमें उसकी परिभाषा आ जाएगी, और देव के स्वरूप को स्पष्ट करना, देव के स्वरूप को पूछना, इससे उनका भावाभाषण, उनके स्वरूप का अलग से भावाभाषण हो जाएगा, और उन देव के स्वरूप को जानने मानने से हमें जीवन में सुख की अनुभूति होती है। ऐसा करना जीवन उपयोगी हो जाए। ऐसे तीनों प्रकार के प्रश्नों को हम जब पूर्वार्ध मूल्यांकन करें तब भी ले रहे, वैसा ही प्रश्न करें तो ज्यादा अपनी इसमें यही विशेषता है कि उसमें क्या विशेषण भी ये तीनों बातें लें और बाद में तीनों बातें तो ज्यादा होती है। अब मेरे पास से स्क्रीन बहुत दूर है, इसलिए अध्यात्म जी आप जो अध्यापक दिख रहे हैं उनमें से नाम लेकर के तुमसे कहिए, उनकी त्रुटियां सुनते हैं। विनीत जी आप बोलिए। निले आ रहे सामने, पहले निले आ रहे हैं। हाँ जी ठीक है विनीत जी, अगले आप तैयार रहिए। ये जो पूर्व पाठ मूल्यांकन के अंतर्गत जो सामान्य परिभाषिक शब्द थे उनका पूर्व पाठ मूल्यांकन तो हो गया, भावाभाषण परक और जीवन उपयोगी का मूल्यांकन नहीं हो सका। इसके साथ साथ यही यहाँ पर भी स्पष्टीकरण में भी परिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण आ गया, वहां भी भावाभाषण परक भी आ गया, जीवन उपयोगी वहां रह गया था। और अंत में जो समापन मूल्यांकन है, मैं समापन मूल्यांकन में भी ये चाह रहा था कि अभी इसमें समापन मूल्यांकन में भी ये तीनों ही बिंदु रहने चाहिए। तो अभी परिभाषिक भाई साहब ने तो तीनों ही किए, पारिभाषिक भी किया, भावासन भी किया, जीवन उपयोग भी किया, लेकिन अपने जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स में तीनों बिंदु नहीं है। अगर आप ये करने हैं कि नहीं करने हैं इसके आधार पर ये थोड़ा आप बताएंगे भाई साहब समापन मूल्यांकन में, जब क्योंकि अपन जब सब जगह इसको ले रहे हैं तो यहाँ भी लेना चाहिए ना। लेने हैं, पहले कहा था और इसमें भी लिए, इसलिए मैंने तीनों लिए। इसमें नहीं है जो अपन को डिटेल दी ना। हाँ इसमें नहीं है, इसमें तो नहीं है, पर अपने को उस समय बताया था। समापन मूल्यांकन में यदि आपके पास इतने ज्यादा प्रश्न भावासन परक और जीवनोपयोगी बन ना सके आप कि समापन में भी ले लें और कम नहीं पड़े आप, क्योंकि यहाँ पे पूर्व पाठ मूल्यांकन में आपको एक प्रश्न करना पड़ेगा, अगले दिन समापन मूल्यांकन में प्रश्न करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में प्रश्न करना है और स्पष्टीकरण में आपको समझाना है। तो यदि आपके पास में इतने प्रश्न बनते हैं तो आप समापन में लेते हैं तो कोई गलती नहीं कही जा सकती, उसको बुराई नहीं है मतलब, क्योंकि हमें तो उस चीज को ही ज्यादा एलोबरेट करना है, समझा है कि नहीं उसने जानना है। इस सिस्टम में और पहले सिस्टम में एक फर्क है। यहाँ पर आप अध्यापक के पास यदि कोई किसी अपने काम करने का लॉजिक है तो वो काम वो कर सकता है, फ्री है। जैसे आदर्श वाचन नहीं कराना है, सब नहीं कराओ, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि क्लास में सारे बच्चे बड़े हैं, मैं पढ़ूंगा तो बोर होंगे अभी और इधर उधर बातें करेंगे, इससे अच्छा मैं नहीं कराता हूँ। यदि सारे बच्चे बढ़ करके आए हैं पिछले दिन का आपको पता है तो आप आदर्श वाचन नहीं कराइए, यदि पढ़ करके नहीं आए ये पता है तो आप कराइए, भले ही आता है तो अभी, क्योंकि वो उस वक्त में नोट कर लेंगे कौन कौन से मुद्दे निकल रहे हैं। क्रिया में तो कराना पड़ेगा ना, डिपेंड करता है। इसलिए समापन में यदि उन्होंने किया है तो हम उससे गलत नहीं बोलते हैं ना। मैं उन्होंने अच्छा किया, यही कह रहा था कि तो अपन को रखना है कुल मिला के ना।
हाँ हाँ ठीक है बस। खाली वो कंफर्म कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। नीले जी कंफर्म करे करना कि नहीं करना, ताकि हाँ, दूसरा करना ध्यान चाहिए, रखे बस। कर सकते हैं। हाँ जी, विनीत जी आइए। भाई साहब मैं रात के सेशन में पढ़ाऊंगा। नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं। नहीं, गलतियां बताइए। अच्छा 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 अच्छा, गलतियां। भाई साहब इसमें मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यदि परिभाषा में जैसे ये संतोष जी ने जो बताई थी, जो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं वे सच्चे देव हैं, तो उसमें हितोपदेशी पना सच्चे देव में जैसे अपना आया, तो वीतरागी और सर्वज्ञ को अपन भगवान बोल सकते हैं, सच्चा देव बोल सकते हैं, तो ये परिभाषा अपनी सही हो सकती है। और दूसरा जो सर्वज्ञ की उसमें बात आई थी कि जो 3 लोक और 3 काल के सब समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जाने, ये भी यदि थोड़ा सा इसमें स्पष्टीकरण अपन करें कि एक साथ जाने और एक समय में जाने, तो और विचार विशेष में थोड़ा सा बता सकते थे। ये तो विश्लेषण की आपने कमी बताई, कोई पॉइंट्स जो सोपान थे पढ़ाने के क्रम में, इनमें किसी में या तो सोपान छूटा हो या उस सोपान में कोई बाकी रह गया हो, कमी रह गई हो। ये जानने में अभी ज्यादा नहीं आया। तो नेक्स्ट सबको हैंड रेज करके वो कर लीजिए, जिन जिनके पास और नई त्रुटियां नोट की हो। भाई साहब। हाँ राजेंद्र जी बोलिए। भाई साहब ने प्रकरण लिया था सच्चा देव। हाँ बोलिए। आवाज बोलिए बोलिए। राजन जी आवाज बंद होगी। राजन जी। हाँ भाई, मैं ये कह रहा कि भाई साहब ने प्रकरण लिया था सच्चा देव, लेकिन प्रारंभ किया आचार्य समंतभद्र देव से। या तो प्रकरण पहले होना चाहिए था, इसके पहले अगर अपन ने पूर्ण पाठ मूल्यांकन करेंगे तो उसमें आपका जीवन परिचय पहले पढ़ा चुके होंगे अपन, क्योंकि ये स्वतंत्र विषय है। तो प्रकरण मेरे हिसाब से जो आपको सच्चा देव लेना था तो वो पहले इसी के माध्यम से चर्चा करनी थी, क्योंकि वो तो आपका जीवन परिचय में एक पृथक से पूरा आ जाएगा। तो प्रकरण मेरे हिसाब से वहाँ सच्चा देव अगर रखते हैं तो सच्चे देव से ही चालू करना था। आचार्य समंत भद्रदेव का तो परिचय अपन को पहले दे चुके हैं, तो प्रकरण मेरे हिसाब से वो उचित नहीं रहा। आधार परिचय तो लेंगे ही ना उद्देश्य कथन के पश्चात। वो तो हर पाठ में लेना होता है राजेंद्र जी। आधार परिचय तो लेंगे प्रारंभ में। वितराग विज्ञान होने से आधार परिचय लिया है उन्होंने। वो अन्विति नहीं ली जाती है, इसमें पहले आधार परिचय लिया जाता है, उसके बाद हमारी अन्विति शुरू होती है। आपको हाँ निर्देशिका में देखना पूरा अच्छी तरह से। एक लेसन नहीं बनाते अपन, जो आधार परिचय ना उसका पूरा लेसन नहीं बनाते अलग, कोई अन्विति नहीं बनाते, वो अपन पढ़ाते हैं और फिर अन्विति नहीं बनती, पाठ से ही बनती है, ऐसा है। वो तो मैं समझ गया भाई साहब आधार परिचय में, लेकिन उसकी चर्चा फिर वो प्रकरण में अपना क्या आता है? प्रकरण में आधार परिचय, आधार परिचय नहीं आएगा। आधार परिचय अपना नहीं, पाठ का जो लेसन शुरू होते वही आएगा। अनुशिष्ट से आपस में बात क्यों कर रहे हैं? गुरुजी बताएंगे ना आपने। नहीं होना चाहिए, इसमें क्या है? नहीं तो फिर बोर्ड कार्य भी आप लिखोगे, प्रकरण में लिखो, उद्देश्य कथन भी लिखो। ये आधार परिचय पढ़ाने के क्रम का विषय है, इसलिए प्रकरण में लिखा नहीं जाएगा। उस दिन का सच्चा देव ही प्रकरण, और चूंकि पाठ प्रारंभ हो रहा है इसलिए प्रारंभ में आधार परिचय आ जाएगा। वो सही किया है। आगे त्रुटि प्रकरण 2 अन्विति का मिलाकर दिन पूरे दिन का लेना चाहिए। तो आप सच्चा देव या वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी या आगे का भी जो पार्ट आने वाला है उसे भी शामिल कर सकते हैं, करना चाहिए बल्कि, मतलब क्योंकि पूरे दिन का प्रकरण होता है, उससे एक अन्विति का प्रकरण नहीं है वो, तो इसलिए वैसे ले सकते। क्या है भाई साहब, हमारे बाल बोध में नहीं रहता ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा विज्ञान में वो तुम बाल बोध से आगे नहीं बढ़ोगे। और कोई गलती है भाई साहब? हाँ मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ बोलिए बोलिए। एक तो भाई साहब जो वीतरागी है, राग और द्वेष जिनमें नहीं है, तो राग और द्वेष का स्पष्टीकरण अपेक्षित था। जो राग किसे कहते हैं या द्वेष किसे कहते हैं, ये स्पष्टीकरण नहीं आया, तो राग और द्वेष
का स्पष्टीकरण अपेक्षित था। और एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे समंतभद्र आचार्य का परिचय बतलाया, तो उसमें फिर प्रश्नोत्तर लिखवाते समय या पूछते समय उनके जो ग्रंथ है या उनका जो समय है, इस बारे में भी प्रश्नोत्तर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करना चाहे कर सकते हैं, करना चाहिए। और चलिए अब मैं बताता हूँ क्या क्या मतलब चीजें छूट रही हुई हैं। एक बात तो ये है कि भाई साहब मैं भी बताना चाह रही थी। हाँ बोलिए। बोलो। मैं ये कह रही थी कि ये उद्देश्य कथन और आदर्श वाचन के पहले निर्देश शायद नहीं दिए थे शायद, और क्या दिए थे, और वो वस्तुनिष्ठ में पहले परिभाषा बोलनी होती है तो वो परिभाषा नहीं आई थी। कौन सा उद्देश्य आदर्श वाचन में उद्देश्य कथन के पहले निर्देश कौन सा होता है? आदर्श वाचन के पहले अपन ने जो पढ़ाते समय जब उद्देश्य कथन के पहले कौन सा होता है? उद्देश्य कथन नहीं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। हाँ, उसमें क्या क्या निर्देश छूट गया? उसमें ये था ना आदर्श वाचन में पहले कि जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा सबसे पढ़ा सकता हूँ, ये फिर बाद में अनुकरण वाचन में जैसा पढ़ा ठीक पढ़ा कि नहीं, या ये तो दिया था उन्होंने, सब दिए। और वस्तुनिष्ठ में परिभाषा जो बोलनी होती है ना पहले नंबर, फिर उसके बाद 4 सोपान लगाने होते हैं, वो परिभाषा नहीं बोली है, नहीं बोली, ये बराबर है। अच्छा अब मैं बता देता हूँ, अब सारे पॉइंट टू पॉइंट एकदम। भाव वाचन परक पूर्व पाठ मूल्यांकन और जीवनोपयोगी पूर्व पाठ मूल्यांकन। जीवनोपयोगी थोड़ा करने की कोशिश की लेकिन स्पष्टता नहीं थी। भावासन परक चूक गया। पाठ बहुत अच्छा है वो पहले वाला, ये जो है ना पहले वाली देवसात गुरु की पूजन है, ये बहुत भाव भरी हुई पूजन है, काफी भाव है उसमें। इसमें तो काफी सारे प्रश्न बन सकते थे आराम से। तो बेसिकली क्या है कि मतलब तैयारी करके पढ़ाने के लिए नहीं आए। तैयारी करके आते, जूम पे पढ़ाना था तो आपके सामने 5 शीटें आप बना सकते थे। एक शीट में सारे प्रश्न में बोधगम्य प्रश्न उत्तर लिख लेते, एक शीट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लिख लेते सारे, उसमें फिर भावासन परक जीवनोपयोगी भी लिख लेते, तो आपको सामने रख करके एक एक पॉइंट कवर कर सकते थे। तो तैयारी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। विषय बहुत गंभीर और बड़ा है, तो इसके कारण से कई जगह पर कई सारी चीज़ें स्किप हो गई। जैसे बीतराग की परिभाषा विचार स्पष्टीकरण में से छूट गई, लेकिन बाद में जब वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर किए तो जो सच्चा देव की परिभाषा में एक बार बोला बीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, वो क्या होते हैं या नहीं, और दूसरी परिभाषा बीतराग सर्वज्ञ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हितोपदेशी भूल ही गए, छोड़ ही दिया, है ना। और फिर दूसरा तीसरा प्रश्न है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप दोबारा सुन सकते हैं अपना कि कहाँ पे क्या चीज़ स्किप कर दी अपन ने। तो दूसरा प्रश्न फिर ये है कि हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, फिर तीसरा लेते हैं, फिर चौथा लेते हैं, जब तक आपको नहीं कहा जाए तो पारिभाषिक प्रश्न पूरे करा रहे हैं, है ना। और उसको पहले रिपीट करना है, जैसा स्तुति ने बताया, रिपीट करना है प्रश्न को पहले, और फिर 4 सोपान लगाने हैं। उसके बाद भावासन परक लेने हैं, उसके बाद में जीवनोपयोगी लेने हैं। तो एक क्रम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब दूसरा है कि इसके बाद में पूर्व पाठ मूल्यांकन के बाद में उद्देश्य कथन जो है संक्षिप्त तो था, लेकिन सरल और रोचक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने उसे मतलब देवशास्त्र गुरु के बारे में बताया जाना है, तो उसे और काफी रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता था उद्देश्य कथन, लेकिन हमने उसे बस हाँ देवशास्त्र गुरु के बारे में पढ़ेंगे, तो संक्षिप्त तो हो गया, लेकिन रोचकता नहीं आई और सरलता तो ज्यादा नहीं कह सकते उसे, है ना। आधार परिचय भी उसमें तैयारी की थोड़ी कमी थी, इसके कारण से कुछ पॉइंट ऐसे से उधर आगे पीछे होते गए, और ज्यादा बहुत अच्छी तरह से स्तुति अपने को अनम्यूट कीजिए, स्तुति म्यूट कीजिए, स्तुति म्यूट कर लीजिए, म्यूट। अच्छा, अब आदर्श वाचन में हमें ये निर्देश देना बहुत इम्पोर्टेंट है अभी आज की डेट में, कि आप लोग पढ़ें, और यदि घर से पढ़ करके तैयारी करके नहीं आए तो इसमें सारे पॉइंट नोट करें, अंडरलाइन करें, मार्किंग करें, क्योंकि मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ उसके बारे में।
कि इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु आए हैं। तो आदर्श वचन का निर्देश तो दिया था लेकिन पूरा नहीं दिया था। ये वाला निर्देश बहुत इम्पोर्टेंट है इधर, है ना। ये कहा था कि आपको बिंदु मुख्य नोट करने में पूछूंगा, दोनों बार कहा है, आप देखना, ठीक है। हाँ। फिर अनुकरण वाचन इज गुड। फिर व्याख्या में संवाद वाला पार्ट छोड़ दिया। हमने प्रश्न करवाए, फिर प्रश्न कम बोले, बच्चों ने पॉइंट कम निकाले तो हम उस पॉइंट्स को कवर कर सकते थे तो संवाद में कि भाई अच्छा ये इसके बारे में क्या विचार है, इसके बारे में क्या सोचना है, इसको क्यों छोड़ दिया आपने, क्या ये कोई मुद्दा नहीं लगता है आपको। मतलब संवाद में हम ये बचे हुए प्रश्नों को कवर करते हैं ना, तो वो हमने संवाद का प्रोसेस नहीं किया। स्पष्टीकरण में क्रम से सारे पॉइंट एक के बाद एक नहीं आए। जैसे हमने सबसे अष्टमी चतुर्दशी को पूजन करता हूँ, ये वाला पार्ट को सब जगह से हमने इग्नोर कर दिया शुरू से लेके अंत तक पूरे पाठ में। तो हम अष्टमी चतुर्दशी को करते हैं, फिर क्यों की जाती है अष्टमी चतुर्दशी का क्या लॉजिक है, कुछ भी उसके बारे में चर्चा, पूजन कैसे की जाती है उसका एक प्रश्न भी बनाया जा सकता है बोधगम्य प्रश्न उत्तर में। तो वो सब हमने उसको इग्नोर ही किया उस पार्ट को। फिर पारिभाषिक प्रश्न स्पष्टीकरण में पारिभाषिक पूरे कवर नहीं कर पाए क्योंकि लिखे हुए नहीं थे इनके पास। फिर क्योंकि जब स्पष्टीकरण हम दे रहे हैं, समय का ध्यान रखते हुए नहीं कि बहुत सारे प्रश्न लिखे हुए हैं। मैंने कहा कि एक अपने को देना है, प्रश्न तो बहुत सारे लिखे हुए हैं मेरे पास सारे मैंने, परंतु इसलिए मैंने नहीं दिए। बिल्कुल समय की चिंता नहीं करी है कोई भी, हाँ इसलिए नहीं किया मैंने। अपने मुद्दे सारे क्लियर करो क्योंकि हमें तो आदर्श दिखाना है ना। एक्चुअल हमारे 2 लोग कम हुए ज्यादा हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति कर रहा है उस पाठ को किस तरह से कवर करेगा ढंग से और कितनी चीजें कवर होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुद्दे कैसे निकाले जाते हैं, वो सब आपको करने ही करने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब मैंने तो इसलिए छोड़ दिया। यदि हमें छुड़वाना होगा तो हम आपको नेक्स्ट बोल देंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट नंबर से क्रम से लिख करके लाएं, जूम पे करना है, आपके सामने पढ़ करके देख सकते हो, देखने की फैसिलिटी है। आप अलग अलग शीटों पे सब चीज़ पॉइंट्स को लिख सकते हो, हर स्टेप्स को, और उसको पूरा करते जाएगी पूरा। लेकिन वो सारे मुद्दे पॉइंट टू पॉइंट आने चाहिए, इंपॉर्टेंस वाइज आने चाहिए, कवर होने चाहिए और उनका प्रॉपर कवरेज होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल क्लास में भी यही हो जाएगा ना, ये तो हमसे फिर ये बात है। तो पारिभाषिक वो भावासन परक भी सेम है स्पष्टीकरण में, तो सारे मुद्दों को लेना है और जीवन उपयोगी भी है, उनको एक एक मुद्दों को कवर करना है, उसके बाद में उनको पूछना है और ये सारे मुद्दों को कवर करना चाहिए पूरा हमको, है ना। फिर बोधगम्य प्रश्नोत्तर में 2 प्रश्न आपने छोड़ दिए, मैंने इसीलिए अंत तक बुलवाया था। तो इसमें 2 प्रश्न थे कि अष्टमी चतुर्दशी वाला और बीतराग वाला, वो छूट गए, बाकी सारे कवर कर लिए। तो याददाश्त में किया हमने, इसलिए वो लिखे हुए होते तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो इसलिए तो ये जो बोधगम्य प्रश्नोत्तर में प्रश्न छूट गए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में जैसा कि मैंने बताया कि भाई एक तो निर्देश पहले देना चाहिए, चारों सोपान लगाना चाहिए, परिभाषा हर बार एक सी बोलनी चाहिए, वो चीज है। और सारांश कथन में भी फिर एक आध मुद्दा जो सबसे इम्पोर्टेंट था, सर्वज्ञ की परिभाषा, वो छूट गया। मतलब सारांश कथन अच्छा था, मतलब बाकी सारे पॉइंट कवर भी किए। एक तो अष्टमी चतुर्दशी वाला तो छोड़ ही दिया हमने, लेकिन उसके बाद में सर्वज्ञता वाला भी छूट गया परिभाषा सारांश कथन में। समापन में जैसा डिस्कशन हो गया बराबर हो गया था। और गृह कार्य में भी एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आगे का पोर्शन पढ़ करके और उसमें से प्रश्न बना करके लेके आने हैं। ये पार्ट, ये परमानेंट पार्ट है, अनलेस अदरवाइज के अंतिम दिन की कोई कक्षा नहीं हो आपकी। तो पहले दिन से लेके और सेकंड लास्ट डे तक आपको ये बात बोलनी चाहिए कि आप जो आगे का पोर्शन, इतना पोर्शन पढ़ के आइए, आगे का पोर्शन पढ़ के आइए, उसमें प्रश्न निकाल करके लेके आइए और वो कल आपसे फिर पढ़ाते वक्त में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाया। बहुत चीज़ें हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमने मान लिया कि भाई ये तो आते ही है, ये तो हमें आगे ही बढ़ना है। जब हमें यहाँ पे अभी पढ़ाना है बोर्ड कार्य से शुरू करके, तो जैसे बोर्ड कार्य में था कि सारे अभी हमने केवल प्रकरण को रखा है, बाकी चीज़ों को निकाल दिया, लेकिन इन्होंने पूरा किया, वो गलती नहीं है। पूरा भी कर सकते हो आप, ये व्यक्ति के डिस्क्रिप्शन पर है कि वो क्या क्या लिखना चाहता है बोर्ड पर और क्या नहीं लिखना चाहता।
लेकिन प्रकरण लिखना तो जरूरी है, क्योंकि आज क्या चल रहा है, यदि कोई स्टूडेंट 10 मिनट 15 मिनट लेट आएगा, उसे पता लग जाएगा कि कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। इसलिए प्रकरण दोनों अनुमिति का मिला करके होना चाहिए। तो इसी तरह से पहले दिन की दोनों अनुमिति मिला करके आपको पूछना चाहिए। यदि एक पूजन को, मान लो ये देवसा सूर्य पूजन को हम 2 दिन में पढ़ाने वाले हैं, तो बाद का आधे पोर्शन में से पूर्ण पाठ मूल्यांकन करेंगे। यदि एक दिन में हम पूरा पढ़ा रहे हैं ये मानते हो, तो पूरे पाठ में से हमें पूर्ण पाठ मूल्यांकन होगा। तो उस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन आपका है फिर, ठीक है ना। तो अब जो पाठ है आप ले रहे हो, उसमें सारे लिख लीजिए, उसमें से करके आइए। और आपको अपना पूरा नैसर्गिक नेचुरल पढ़ाना है। और ये सारे जो स्टूडेंट हैं, ये बहुत काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसके हिसाब से पढ़ाना है। यदि आप ये मान के पढ़ाना है कि ये बच्चों की क्लास है, तो आप शुरुआत में ही स्पष्ट कर दीजिए कि मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि 10 साल से छोटे बच्चों की क्लास। फिर उसमें हर चीज़ फर्क होगा, हर चीज़ में। फिर बहुत ज़्यादा हाई को बात आप करोगे किसी चीज़ की, वो नहीं चलेगी। पाठ के बाहर की बहुत सारी बातें करोगे, वो नहीं चलेंगी। नॉर्मल यदि 16 साल 17 साल 18 साल 20 साल का बच्चा है, उसमें आप पढ़ा रहे हो, तो आप पाठ के बाहर की भी देवसात गुरु से संबंधित चीज़ों को कवर कर सकते हो थोड़ा बहुत, जहाँ प्रसंगानुकूल जरूरत हो। लेकिन यदि 8-10 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो वही पाठ, तो आपको फिर पाठ से स्टिक रहना है, इधर उधर नहीं जाना है। इसी तरह से उनसे जो पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, उनका लेवल भी लोअर होगा, थोड़ा सा इजी वाला होगा, क्योंकि वो उससे ऊपर की समझ ही नहीं पाएगा। आप गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व इसमें मिथ्यात्व में बताने लगे पाठ में, जैसा कि पहला वाला पाप वाला पाठ था, तो वो ठीक है नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। यदि आपको तो अभी अपन को बड़े बच्चे मान के पढ़ाना है। यदि आपको दूसरी किसी तरह से लेना है, तो आप पहले से पढ़ाने के शुरू करने के पहले स्पष्ट कर दीजिए, तो फिर वो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। तो ये इसमें सब जगह आपको अपने दिमाग का उपयोग करना है और एक्टिव रहना उसके लिए। अब अगला कौन पढ़ाएंगे? कोई प्रश्न है इसमें, कोई बात डिस्कशन की बात है? हाँ, एक तो क्या है, जैसे आपने कहा था सभी को, अब समझ में आ गया काफी लोगों को। मुझे तो फर्स्ट जो होगा उसको तो लड़ना ही है, उसके साथ बहुत कुछ होगा ही। तो ये निर्देश होते कि जो बैठेंगे सारे, उनमें से पूछना पढ़ाना। मेरे दिमाग में तो सिर्फ अपने को एक लेसन प्लान बताना है, ये नहीं कि इनमें से पूछना। तो कुछ मानसिकता एकदम चेंज हो जाती है। बराबर है। तो वो अब ये सब क्लियर हो जाए, नहीं तो पहले ध्यान रखा अपने को तो पढ़ाना है, उस हिसाब से मानसिकता रही, तो एकदम चेंज होने पर सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो अपने को पूरे निर्देश अब मिल गए हैं कि यहाँ जो उपस्थित है उनको अपन प्रश्न पूछ सकते हैं, पढ़ाना है, फिर व्याख्या सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी हमने मानसिकता ही बनी, हमारे सामने वो बच्चे हैं, उनको कैसे पढ़ाएंगे, एक प्रैक्टिकल बताना था, उस दृष्टि से मैंने ध्यान में रखा। और प्रश्न तो बहुत बनाए थे परे की, क्योंकि अपने पास टाइम 2 घंटे का, और 2 घंटे बहुत सारे लोगों को लेना है। तो मेरी दृष्टि ये विषय अपने को कुछ कुछ प्रश्न बताने, सारे प्रश्न बताने पर, क्योंकि वो अच्छा बीच बीच में बोलता कि ये पूछेंगे करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने बहुत सारे प्रश्न बना करके भी पूरे लिख के रखे सारे, परंतु मैंने यहाँ पर नहीं पूछे, क्योंकि यहाँ भी सब लोग अपने विद्वान साथी लोग हैं, ये ध्यान में रखते हुए मैंने नहीं किया। कोई गलती निकाल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर ये बता रहा हूँ कि अपन ने उस तरह से पूरी चीज तैयार करके लिखा है। महावीर जी हमारे सबसे अच्छे विद्वानों में से एक हैं, हमारे अध्यापक के। पिछली बार जो हमने सेमिनार किया था उसमें सबसे अच्छा आपने पढ़ाया था, सबसे पहले पढ़ाया था, इसीलिए हमने सबसे पहले दिया है। हमें इनसे कोई वो कमी और शिकायत की बात नहीं है, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो कर रहे हैं लोग बाग, वो उनको ख्याल रहे। जहाँ बताना बहुत जरूरी है, बहुत बताना जरूरी है। जहाँ हमें करना होगा, मैंने सबसे पहले महावीर जी को ही बोला कि आप पढ़ाओ, इसीलिए क्योंकि सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, कोई सवाल नहीं है। तो इसकी कोई प्रश्न नहीं है, उनकी कोई कमी का सवाल नहीं। सवाल ये है कि हम जो करने वाले हैं आगे, वो सब आपको ख्याल रहना चाहिए कि किस चीज़ का कितना वजन आने वाला है और किस चीज़ को हमें किस तरह से करना है। तो वो आप आगे से ध्यान रखिए। अब आगे कौन पढ़ाने वाला है? राजेंद्र जी कल दोपहर को पढ़ाएंगे। संतोष जी आप पढ़ाओगे? भाई साहब एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। भाई साहब प्रश्न ये था कि अभी महावीर जी भाई साहब ने जब पढ़ाया तो बीच बीच में कुछ उदाहरण ऐसे थे कि जैसे भगवान अभी सो रहे हैं, गेट बंद है, गेट खुल गया है तो भगवान जग गए हैं,
अब उनकी आरती का समय है। तो ऐसे मुद्दे जरा सांप्रदायिक मुद्दे हैं, और इससे पहले भी उन्होंने एक दो बार जब भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वीतरागता को एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण दिए हैं। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या ऐसे मुद्दे उठाना उचित है, या उनका कोई और तरीका होना चाहिए, या कैसे उसको हैंडल करें? तो बहुत अच्छी बात है। संयम से के प्रश्नों से मैं थोड़ा ज्यादा घबराता हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वैसे इन्होंने जो उठाया था वो तो बहुत काफी मर्यादा में और सीमा में था, इसलिए उसमें तो इतनी समस्या नहीं थी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है कि भाई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये कोई डायरेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे कोई मुद्दे जो डायरेक्ट घात करते हो किसी का या किसी को इरिटेट कर सकते हो, वो हमें अवॉइड करने चाहिए। इस वाले में इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा मैं और खुलासा करना चाह रहा हूँ संतोष जी के प्रश्न का। बहुत आपका प्रश्न वाजिब है। मुझे जब हम अपनी पाठशाला की क्लास में पढ़ा रहे हैं, वहां लगभग अपने बालक होते हैं, तो वहां उनको ये जानकारी देना जरूरी है। पर आम पब्लिक में आप कहीं प्रवचन कर रहे हैं और खुला मंच है प्रवचन, वहां जैनी अजैनी शामिल, तब इस टाइप के प्रश्न अपने को नहीं करना, ऐसी बात नहीं करनी। जब आम पब्लिक में सब लोग हो तब, पर अपने बालक हैं, अपने बालकों को सही ज्ञान नहीं कराएंगे तो क्या होगा। यहाँ मैंने ऐसे प्रश्न नहीं पूछे, जैसे कुछ शब्द प्रयोग नहीं किए, किसी का नाम, व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, नाम लेकर के भी पूछ सकते हैं कभी कभी। ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं, सभी समझदार हैं। ठीक है ना? ठीक है। कोई त्रुटि और रह गई हो तो जो हैंड रेज की है, त्रुटि संबंधी बात हो तो है, नहीं तो आगे हम अगले अध्यापक को लेंगे। पढ़वाओ। जो हैंड रेज हो रहा है किनका? हेलो, हाँ हेलो भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने यहाँ ये जो अपन दो चीजों पे ज्यादा मुख्य अपन गौर कर रहे हैं, एक तो जीवन उपयोगी और भावभाषण परक। जीवन उपयोगी प्रश्न तो बहुत सारे बन सकते हैं और उस विषय से संबंधित होते हैं, और अन्य प्रश्न भी उसमें आ सकते हैं। उनके जीवन में ये जो विषय अपन पढ़ रहे हैं, जीवन में इसका किस प्रकार से उपयोग अपन करें। भावभाषण परक में जैसे जो पाठ अपन ने पढ़ा है, इसमें भावभाषण परक में क्या क्या ले सकते हैं और क्या हो सकता है। जैसे शांति भाषा से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भावभाषण परक में और क्या आ सकता है। ये जो भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता की बात आ रही थी, तो हम वीतरागता के संदर्भ में बात कर सकते हैं। आप जब भगवान के सामने जाते हैं तो क्या भगवान आपको देख करके प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हैं? कदाचित आप वहीं कुछ गलती करते हैं तो नाराज होकर के आपके साथ कोई आंखें तरेर करके आपको देखते हैं। इसका मतलब न उन्हें राग है न कोई द्वेष है। इस तरह के प्रश्न पूछते हुए उन्हें वीतरागता का भाव ख्याल में आया कि नहीं आया, ये बात ख्याल में दिला सकते हैं। साथ ही जैसे जो भगवान के दर्शन करके पूजा करके गया, परीक्षा में पास हो गया क्योंकि भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया राग करके, और जो दर्शन करके नहीं गया था तो उसे मार्क्स नहीं आए क्योंकि भगवान उससे नाराज हुए। इस तरह की जो बातें बच्चों के मन में होती है, इसका अच्छी तरह से हम ज्ञान करा सकते हैं। इनके माध्यम से भाव भासना करा सकते हैं। सर्वज्ञता की चर्चा करते हुए इन्होंने काफ़ी कुछ समझाने का प्रयास किया था। जैसे कोई काम में कर रहा हूँ तो कोई नहीं देख रहा है, ऐसा वो मान रहा है, तो क्या उसका मानना उचित है क्या? इसका मतलब उसने वो सर्वज्ञता की बात को नहीं समझा, क्योंकि वह सर्वत्र सब कुछ देख रहे जान रहे हैं। तो ये बातें वीतरागता और सर्वज्ञता का भाव भाषण इस तरह से धीरे धीरे उनको हो सकता है। इस तरह के प्रसंगों से, इस तरह की बातों से भाव भाषित कराया जा सकता है। और फिर जैसे चोरी कर रहा है और वो मानता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो इसलिए हमें बराबर सतर्क रहना चाहिए। तो ये उनकी सर्वज्ञता के माध्यम से कि हमें जीवन में लाना चाहिए, इस तरह की बातों के माध्यम से जीवन उपयोगी बातें भी ली गई है, लेने का प्रयास किया उन्होंने। ठीक है ना? ये बहुत बढ़िया। हमारा उनसे तात्पर्य नहीं था, तो अपना इसमें और कुछ ले सकते थे, इसी जानने की बात थी। वो उनका तो बहुत बढ़िया था, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है। मैं वीतरागता में भाव भाषण के और भी प्रश्न लिखे थे। जैसे पूछा था कि जो कोई व्यक्ति है, एक ने पूजा की और एक ने पूजा नहीं की, तो भगवान किससे प्रसन्न होंगे?
इस टाइप से 5-6 प्रश्न और बनाए थे मैंने। चलो नेक्स्ट पढ़ो। हेलो। हाँ, इधर से हमारे कृणाल नए विद्यार्थी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। यदि अगले विद्यार्थी को अध्यापक को पढ़ाने के लिए लेना हो तो इनको प्रारंभ कर सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं बीच में? मैं भाई साहब संतोष बोल रहा हूँ। संतोष। मैं ये कह रहा था कि इसमें अपन जीवनोपयोगी में एक पॉइंट अगर डालें तो वो शायद मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान के प्रति जो भय बहुत है लोगों में, तो वो जो बच्चे अभी अबोध हैं ना, उनमें भी वो भय डाल दिया जाता है। जैसे मान लो बच्चा पूरम कर रहा है मंदिर में, तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं भगवान नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। ये भी हमें उसको ये अप्रत्यक्ष रूप से भी ये नहीं डालना है। और दूसरा, ये जो भगवान के प्रति भय है, साथ में भगवान के प्रति जो मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं, जैसे बोल लिया ना कि सुबह सुबह क्यों जा रहे हो, तो उसके प्रश्नों में भी हम ये डाल सकते कि अच्छा वो पूजन करने गया तो इससे हमें भगवान क्या देंगे, या हम भगवान से क्या मांगे। ये जो मांगने का प्रकरण और भय का प्रकरण है, अगर हम इसके बिंदु जीवनोपयोगी में लें तो वो बहुत अट्रैक्टिव भी होंगे। और दूसरी चीज ये है कि उनके अंदर से मांगने की जो रुचि है, मतलब भगवान के प्रति जो क्या कहते हैं कि भगवान हमें दे सकते हैं एक बात, और हमें भगवान से डरना चाहिए। ये जो जिसके आधार पर ही पूरा का पूरा धर्म का नाम गड़बड़ हो जाता है कि लोग या तो मांगने जाते हैं या भगवान से डरते हैं। ये पूरा का पूरा दोनों बिंदु हमें उसमें जरूर शामिल करने चाहिए कि ना वो कुछ देंगे और ना हमें उनसे भयभीत होने की आवश्यकता है। जो भी प्राप्त होगा वो हमारे विचारानुसार होगा, तो उससे भय भी निकल जाएगा और वास्तविकता में हम क्यों पूजन करते हैं वो भी वहां पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। हर बात से हमें इस तरह के निष्कर्ष निकालने हैं, वस्तु स्वातंत्र अकर्तृत्व वाले, उससे संबंधित भय वाले उतारे। लेकिन अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे सिद्धांतों पर, तो हमारा 3 दिन 30 दिन में भी पूरा नहीं हो पाएगा सेमिनार। इसलिए हम विषय वस्तु आप अपने में प्रेजेंट करो अच्छी तरह से, लेकिन उस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे। हम पॉइंट सारे कवर हो रहे हैं कि नहीं, प्रॉपरली कवर हो पा रहे हैं कि नहीं, वो पढ़ाने वाले का हम वो देखना चाहते हैं। ये सब चीजें जितना विकास हम करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, जितनी रिसर्च हम करेंगे विषय के बारे में, उतनी हमारा पढ़ाना उतना परफेक्ट और अच्छा होगा। ये पॉइंट हमने सब जगह डाला है प्रशिक्षण निर्देशा में नए में, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और संतोष इस बारे में सोचता है, तो मैं इनकी सेवाएं उस काम के डेवलपमेंट में लूंगा, आगे इसके लिए लेना चाहूंगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में है, उन्होंने सामने से रखा, तो हम लेंगे। लेकिन अभी हम ज्यादा पॉइंटों में, मुद्दों पर सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं कि नहीं, तो कवरेज में क्या कमी रह रही है उसके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चर्चा करनी चाहिए ताकि अपना जल्दी आगे बढ़े। अब पढ़ाइए कुरनाल जी। हाँ जी। બધાને સાદર જય જિનેન્દ્ર। આપણે જે કાલે પાઠ વાંચ્યો હતો સદાચાર, એ બધા એક વખત એમાં જે પ્રશ્નો લખાયા હતા એ બધા વાંચી લો, હું તમને થોડીક વારમાં પૂછું છું। सबसे पहले बता दो कौन सा पार्ट है, सब लोग निकाल लेंगे। भाई साहब बालबोध पाठ वाला भाग 3 पेज नंबर 20 द्रव्य गुण पर्याय पाठ 6। ये गुजराती विद्यार्थी है और गुजराती में ही पढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से सभी जानते हैं। आप हिंदी में उत्तर देंगे। कौन सा प्रकरण भी बताओ, पूरा बता दो, कहाँ से कहाँ तक लोगे आप। स्टार्टिंग से विद्यार्थी गुरुजी से अंत में जो जुदा जुदा अनंत गुण है वहां तक। आत्मा में ऐसे कितने गुण हैं उसका जो उत्तर है वहां तक। अनंत गुण है। हाँ, अनंत गुण है। બધાને સાદર જય જિનેન્દ્ર। આપણે જે કાલે સદાચાર વડો પાઠ વાંચ્યો હતો એમાં જે પ્રશ્નો મેં લખાયા હતા એ બધા વાંચી લો, હું તમને થોડીક વારમાં પૂછું છું।
પ્રકરણ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય. હા, તો આપણે કાલે સદાચારનો પાઠ વાંચ્યો હતો, તો હું એમાંથી કંઈક પ્રશ્ન પૂછું છું. અપક્ષ કોને કહેવાય? यहाँ से स्क्रीन दूर है इसलिए वो छात्र दिखेंगे नहीं इनको. बोले आपसे ही पूछ लेना शांति जी, आपसे ही पूछ लेंगे. हाँ, आपसे जिन कुमार जी और आशा जी से पूछ लें. जो खाने योग्य नहीं होता है उसे अभक्ष कहते हैं. बहुत सही उत्तर है आपका. उसके बाद પછી બીજો પ્રશ્ન મારો એમ છે કે જે બટાકા છે એ આપણે ખરેખર ખાવા જોઈએ કે ના ખાવા જોઈએ? नहीं खाना चाहिए. क्या, क्यों नहीं खाना चाहिए? उसमें जीवों की हिंसा होती है. બરાબર. હા, એમાં જો તમે ધ્યાન આપ્યું હોય તો એમાં મુખ્ય વસ્તુ છે કે એમાં સ્થાવર જીવોનો ઘાત થાય છે, એટલે બહુઘાતનો દોષ આવે છે, એટલે છે. પછી મારો બીજો એક પ્રશ્ન છે કે ઠંડીનો સમય છે અને કોઈ આઈસ્ક્રીમ ખાવા માંગે અને મને પૂછે છે અથવા તમને પૂછે છે કે મારે આઈસ્ક્રીમ ખાવા જવું છે, તો શું તમે એની સાથે જશો? અને નહીં જશો તો કેમ નહીં જશો? अनिष्टकारक. હા, સહી ઉત્તર હે. તો આપણે તમે બધાએ સદાચારનો પાઠ બહુ સારી રીતે વાંચ્યો છે. હવે આપણે ઘણી વખતે ફરવા જઈએ છીએ, વેકેશન આવ્યું હોય એટલે ફરવા જઈએ, તો ઘણી પર્વતમાળા ઉપર જઈએ અને ત્યાં જઈને સુંદર દ્રશ્ય જોઈએ તો આપણને એમ થાય કે આવું વિશ્વ કોણે બનાવ્યું છે? અને પછી હું તમને પૂછીશ વિશ્વ કોણે બનાવ્યું છે, તમે કહેશો કે અમે તો બાળભૂત પાઠમાળા ભાગ 2માં દ્રવ્યના ચેપ્ટરમાં ભણ્યું છે કે વિશ્વ કોણે કહેવાય, કે ભાઈ 6 દ્રવ્યોના સમૂહને વિશ્વ કહે છે. પણ પછી એના આગળ તો આપણે કંઈ ભણ્યું જ નહોતું. તો આપણે આજે એ દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય વિશેની ચર્ચા કરીશું. તો તમે બધા બાળભૂત પાઠમાળા ભાગ 3 પેજ નંબર 20 પાઠ 6 દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય નીકાળી દો અને હું અહીંયાથી વાંચન કરીશ, એટલે તમારે બધાને એ ધ્યાન આપવાનું છે. અને એમાં જે મુખ્ય બિંદુ, જે પ્રમુખ બિંદુ આવેલા છે એને તમારે નોટ કરવાના છે. અને હું અહીંયા જેવી રીતે વાંચું એવી જ રીતે તમારે વાંચવાનું છે. अब आप और आप गुरुजी, आज अखबार में देखा था कि अब ऐसे अनुभव बन गए हैं कि यदि लड़ाई छिड़ गई तो ખૂબ સરસ તમે વાંચ્યું. હવે તમે બધા જણાવશો કે આપણે કઈ ભૂલ કરી છે? હા, આમાં કઈ ભૂલ નથી કરી, અમને બહુ સરસ રીતે વાંચ્યું છે. બધાને પણ આ જ રીતે વાંચવું જોઈએ. હવે આપણે જે વાંચ્યું એમાં તમને શું શીખવા મળ્યું? તમને કોઈ ખબર પડી હોય એમાંથી? विश्व का कभी नाश नहीं हो सकता. बराबर. बीजू? 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं. बराबर. बीजू कहीं? द्रव्यों का भी कभी नाश नहीं होता. बराबर है. बीजू कहीं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं. બરાબર. પછી તમે જો આમાં ધ્યાન આપ્યું હોય તો કંઈક સંસ્કૃતમાં કંઈક સૂત્ર જેવું આપ્યું છે, કોઈને ખબર પડે છે? ગુણ પર્યાયવત દ્રવ્યમ. હા, બરાબર. તો એવી રીતે પછી એક કંઈક પર્યાય કૌંસમાં લખીને અવસ્થા લખ્યું છે, એ કંઈને ખબર પડતું હોય તો? गुणों में होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को ही पर्याय कहते हैं. हाँ, खूब सरस. तो આમાં શું છે, સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ તો આમાં શું કહ્યું છે કે ભાઈ અણુ બોમ્બની રચના થઈ છે, તો શું વિનાશ થઈ જશે? પણ તમે કહેશો કે અમે તો પહેલા વાંચ્યું છે કે ભાઈ આ વિશ્વનો તો ક્યારે વિનાશ થઈ જ નથી શકતો. તો પછી આ વિશ્વનું થાય છે શું? જો અણુ બોમ્બ થાય છે, કંઈ ભડાકો થાય છે, શું થાય છે? તો જો જે રીતે મેં પહેલા પણ તમને આપ્યું હતું ઉદાહરણ કે જે રીતે પાણી છે, હવે પાણીને તમે ફ્રીજમાં મૂકી દો તો શું થાય? બરફ થઈ જાય છે. અને પછી જો એ પાણીને તમે ગરમ કરો થોડું તો શું? પાછું પાણી થઈ જાય. અને જો એને વધારે ગરમ કરો તો શું? એ વરાળ રૂપે ઉડી જાય છે. તો શું થાય છે? આને કંઈક ને કંઈક ચેન્જ થાય છે. એ રીતે શું થાય છે? જો અણુબોમ્બ ફૂટ્યો તો કંઈ નાશ નથી થઈ જતો, પણ જે વસ્તુ છે એનો ખાલી પર્યાય બદલી જાય. એક તરફ કહેવાય પર્યાય બદલી જાય છે. હવે પર્યાય શું છે એ પણ આપણે જાણીશું. તો પછી એના પછી જો નીચે આપણે લખેલું છે કે ભાઈ આ વિશ્વ કહેવાય કોણે? જો વિશ્વનો નાશ થાય તો વિશ્વ કહેવાય કોણે? તો ભાઈ 6 દ્રવ્યના સમૂહને વિશ્વ કહે છે. પછી શું આપ્યું છે કે ગુણો, તો શું કહે છે
એ દ્રવ્યનું શું છે કે ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહે છે. હવે તમે કહો છો કે ભાઈ દ્રવ્યના સમૂહને વિશ્વ કહે છે અને પછી કહે છો ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહે છે, તો કંઈક આમાં કંઈક અંતર છે કે શું છે? આ કે બંને જગ્યાએ સમૂહ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે. તો જો આમાં જો વિશ્વ જે છે 6 દ્રવ્યનો સમૂહ છે. તો જે રીતે આપણે લીંબુ પાણી બનાવીએ તો લીંબુ પાણીમાં શું હોય? લીંબુ પણ હોય, પાણી પણ હોય, મીઠું પણ હોય, એ બધી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. તેને મિક્સ કરીને શું બનાવી દઈએ છીએ આપણે? લીંબુ પાણી બનાવી દઈએ. એ રીતે આ 6 જે દ્રવ્યો છે એને જો ભેગા કરીએ તો આનું જ નામ શું છે? વિશ્વ છે. અને પછી બીજું છે ગુણોના સમૂહને. હવે તમે બુંદીનો લાડવો તો ખાધો જ હશે, તો બુંદીના લાડવામાં શું હોય? ઘણી બધી બુંદી હોય અલગ અલગ રંગની, એ ભેગી કરો એટલે એને શું કહેવાય? બુંદીનો લાડવો બની જાય છે. એટલે ઘણા બધા ગુણો હોય એનો જે સમૂહ છે એને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. પછી શું કહ્યું છે કે વિદ્યાર્થીએ શું પૂછ્યું કે મંદિરજીમાં શું ચાલતું હતું? પ્રવચન ચાલતું હતું. અને પ્રવચનમાં સૂત્ર આવ્યું. શું આવ્યું? ગુણ પર્યાય દ્રવ્ય. પહેલા તો શું એ પ્રવચન સાંભળતો હતો. હવે આપણે તો શું કરીએ છીએ? આપણે ક્યાંક ચાલતું હોય પ્રવચન તો ભાઈ અમને તો ખબર પડતી નથી, પણ ખરેખર શું કરવાનું? આપણે પ્રવચનમાં બેસવું જોઈએ. કંઈ નહીં તો કંઈક ખબર પડે. જે રીતે આ વિદ્યાર્થી બેસો તો એને ખબર પડી ભાઈ ગુણ પર્યાય દ્રવ્ય. હવે એને તો અર્થ ખબર નતો પણ કંઈક તો ખબર પડ્યું. એ રીતે આપણે પણ જ્યારે પ્રવચન મંદિરમાં જઈએ અને જો પ્રવચન ચાલતું હોય તો આપણે પ્રવચનમાં નિશ્ચિત રૂપે બેસવું જ જોઈએ. તો પછી આમાં શું આવ્યું છે કે ગુણ પર્યાય દ્રવ્ય. તો ભાઈ આ પ્રશ્ન કરે છે કે ભાઈ જે દ્રવ્ય છે એ ગુણ અને પર્યાય વાળો છે. કારણ કે શું લખ્યું છે? દ્રવ્ય છે ગુણ પર્યાય, એટલે જે પર્યાય છે ગુણ અને પર્યાય એ દ્રવ્યમાં જ આવી જાય છે. તો પછી તમે આ ગુણોને સમૂહને દ્રવ્ય કેમ કહો છો? એ રીતે પ્રશ્ન કરે. તો શિક્ષક છે એ શું ઉત્તર આપે છે કે ગુણોમાં સમયે થતા પરિવર્તનને જ પર્યાય કહે છે. એટલે કે ગુણોમાં જે પરિવર્તન થાય છે, જેમ કે મેં પહેલા કહ્યું કે વિનાશ થઈ ગયો, પેલું પાણીમાંથી બરફ થઈ ગયું, બરફમાંથી વરાળ થઈ ગયું, તો એ શું થયું છે? એ પરિણમન થયું છે, એક પરિવર્તન બદલાઈ ગયું છે. તો એને શું કહેવામાં આવ્યું? અહીંયા પરિવર્તન થઈ ગયું. તો એને શું કહે છે? પર્યાય કહે છે. અને પર્યાય શું છે? ગુણોના સમૂહને જે ગુણોનું પરિણમન થાય છે. તો ગુણ એ દ્રવ્ય, એટલે દ્રવ્યના જે ગુણોનો સમૂહ છે એ જ દ્રવ્ય છે. એ રીતે આપણે જોઈએ તો પર્યાય શેની છે? ગુણોના પરિણમન. ગુણો કોને કહેવાય? કે ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય. તો દ્રવ્યમાં જ ગુણ અને પર્યાય આવી ગઈ છે. એના પછી આપી જો ભાઈ પર્યાયની ખરેખર પરિભાષા શું છે? આ તો તમે ખાલી મને ઉદાહરણથી સમજાવી દીધું. તો શિક્ષક ખરેખર પરિભાષા આપે છે કે જે દ્રવ્યના સંપૂર્ણ ભાગમાં, હવે સંપૂર્ણ ભાગમાં કૌંસમાં લખ્યું છે કે પ્રદેશમાં, પછી એની સંપૂર્ણ અવસ્થામાં એટલે કે પર્યાયોમાં જે રહે છે એને ગુણ કહે છે. હવે ભાઈ અહીંયા કે આખા દ્રવ્યમાં આ કંઈક સમજણમાં નથી આવતું. જો હું તમને એક ઉદાહરણ આપું કે જે રીતે આપણે મુરસ લઈ લઈએ, બરાબર? હવે જે મુરસ છે એના એક દ્રવ્ય છે, બરાબર? એના સંપૂર્ણ ભાગમાં, એના સંપૂર્ણ એટલે બધી જગ્યાએ જો આપણે ઉપર નીચે બધી રીતે જોઈએ તો દરેક જગ્યાએ તમે ચાખો તો તમને મીઠાશ તો આવશે જ આવશે. તમને કંઈક તો એવું લાગે ને કે એક જગ્યાએથી ખારું લાગે છે, એક જગ્યાએથી તીખું લાગે છે, એવું તો થશે જ નહીં. દરેક જગ્યાએથી મીઠું જ લાગશે. અને પછી એની સંપૂર્ણ અવસ્થામાં હવે એ જ મોરસને તમે ભેગી કરીને કંઈક લાડવો બનાવે અથવા શીરો બનાવે તો શું એ મોરસ કંઈક તીખી થઈ જવાની છે? ના, એ મીઠી જ રહેશે. જો એ તીખી થઈ જાત તો પછી આપણને શીરો મીઠો ના લાગવો છે, તીખો લાગવો છે, પણ શીરો તો આપણને મીઠો લાગે છે. તો એ પ્રમાણે જો એ પરિવર્તન પણ થાય છે તો એ શું થઈ ગયું? એ મોરસનો ગુણ શું થયો? એ થઈ ગયો મીઠાશ. એટલે એ સંપૂર્ણ ભાગમાં એટલે કે દરેક જગ્યાએથી ચાખો તો એ બરાબર છે, અને ગમે તે રીતે પરિવર્તન કરો તો એને શું કહેવાય? પર્યાય. પછી આ શું આપે છે? ઉદાહરણ આપે છે કે જેમ કે જ્ઞાન આત્માનો ગુણ છે. હવે આત્માનો ગુણ કયો છે? જ્ઞાન. હવે જ્ઞાન તમે ગયા કોઈ પણ પરિણામ એટલે આત્મા જે પરિવર્તન થાય, આપણે 4 ગતિઓ વાળો પાઠ પણ વાંચ્યો છે, તેમાં શું તો તમે બધા અત્યારે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય વિશે સામાન્ય વિશે જાણ્યું, બરાબર? હવે હું તમને કંઈક પ્રશ્નો લખાવું છું, એ પ્રશ્નો તમે તમારી નોટબુકમાં લખશો. તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે વિશ્વ કોને કહેવાય? 6 દ્રવ્યોના સમૂહને વિશ્વ કહેવાય. પછી દ્રવ્ય કોને કહેવાય? ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહે છે. પછી ગુણ કોને કહેવાય? તો જે દ્રવ્યના સંપૂર્ણ ભાગમાં અને તેની સંપૂર્ણ અવસ્થામાં રહે એને ગુણ કહે છે. પછી વિશ્વનો ક્યારેય નાશ થાય છે કે નથી થતો? તો કે નથી થતો, બરાબર? પછી દ્રવ્યમાં શું હોય છે અને કયા સૂત્રના માધ્યમથી બતાવ્યું? તો દ્રવ્યમાં ગુણ અને પર્યાય રહે છે અને એ સૂત્રના આધારથી ગુણ પર્યાય દ્રવ્યમાંથી બતાવ્યું. અને પછી આત્માનો ગમે તે એક ગુણનું નામ લખવાનું છે, અને જે આપણને બુકમાં આપ્યું છે શું ગુણ આપ્યું છે? જ્ઞાન ગુણ, બરાબર? એ જ્ઞાન ગુણ લખવાનો, બરાબર? તો તમે બધાએ તમારા નોટબુકમાં લખી લીધું હશે. હવે હું થોડા પ્રશ્ન પૂછી છું, મને ખબર તો પડે કે તમને આવડ્યું છે કે નથી આવડ્યું. તો
શું આપણે સૌથી પહેલા શું ભણ્યું હતું કે 6 દ્રવ્યના સમૂહને વિશ્વ કહે છે. તો ભાઈ 6 દ્રવ્યના સમૂહને વિશ્વ કહે છે કે નથી કહેતા? कहते हैं. હા. પછી 6 દ્રવ્યના સમૂહને વિશ્વ કહેવાય કે ગુણ કહેવાય? विश्व. 6 દ્રવ્યના સમૂહને શું કહેવાય? विश्व. વિશ્વ કોને કહેવાય? 6 द्रव्यों के समूह को. બરાબર. પછી આપણે શેની પરિભાષા જાણી હતી કે દ્રવ્યની. તો ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહે છે. તો ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહે છે કે નહીં? कहते हैं. ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય કે ગુણ? તો તમે બધાએ બહુ સરસ રીતે યાદ કર્યું છે. હવે આમાં કયા કયા બિંદુ આવે આપણે એક વખત ફરી જોઈ લઈએ. તો આમાં સૌથી પહેલા આવ્યું કે 6 દ્રવ્યના સમૂહને વિશ્વ કહે છે. પછી ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહે છે. પછી ગુણમાં જ જે દ્રવ્ય છે એમાં ગુણ અને પર્યાય આવી ગઈ છે. પછી પર્યાયની પરિભાષા આપી કે જે દ્રવ્યના સંપૂર્ણ ભાગમાં અને તેની સંપૂર્ણ અવસ્થામાં રહે એને ગુણ કહેવાય. પછી આત્માનો એક જ્ઞાન ગુણ, એક જ્ઞાન ગુણની ચર્ચા કરી હતી. બરાબર. તો તમે બધાએ બહુ સારી રીતે સાંભળ્યું. તો હવે હું ફરી એક વાત પૂછી જોઈએ તમને ખબર પડી છે કે નથી પડી. તો 6 દ્રવ્યોના સમૂહને શું કહેવાય? विश्व. પછી ગુણોના સમૂહને શું કહેવાય? द्रव्य. બરાબર. પછી જે દ્રવ્યના સંપૂર્ણ ભાગમાં ને પર્યાયની સંપૂર્ણ અવસ્થામાં રહે એને શું કહેવાય? ગુણ. બરાબર. અને પછી મારો એક પ્રશ્ન છે કે મારી ટી શર્ટ લાલ કરેલી છે. હવે આમાં દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય ઘટાવી બતાવો. उद्गल द्रव्य है और गुण में उसमें जो रंग है उसका गुण है और टी शर्ट के रूप में है लाल कलर जो है उसके पर्याय है उसका. हाँ. बीजू कोई आपसे उत्तर? पर्याय बदलती रहेगी फिर इसका मतलब कपड़े से फिर दूसरे रूप में होगा. हाँ. उसको उस प्रकार. बराबर છે. हाँ. हो गया. તો તમે બહુ સારી રીતે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય જે વાંચ્યું એવું ખૂબ સરસ વાંચ્યું. હવે તમારે કાલે જે આપણે વાંચવાના છે એ તમારે આગળ વાંચીને આવવાનું છે અને આજે જે મેં પ્રશ્નો લખાયા છે એને યાદ કરીને આવવાનું છે. અને સાથે સાથે આપણે આ ચેપ્ટર ચાલુ કરીએ છીએ તો એક ઉપર વિશ્વ ટોપિક આપીને એના નીચે એક ચાર્ટમાં બનાવવાનું છે. ચાર્ટમાં તમારે સૌથી પહેલા દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય લખવાનું છે. અને દ્રવ્યમાં જે આપણે ભાગ 2માં તો ભણ્યા હતા કે દ્રવ્યના 6 ભેદ ભણ્યા હતા તો એ 6 ભેદનો લખીને આવવાનું છે. અને ગુણ અને પર્યાય માટે જગ્યા છોડી નાખવાની. જે આપણે કાલે ગુણ અને પર્યાય વિશે જાણીશું તો આગળ આપણે ચાર્ટ કમ્પ્લીટ કરીશું. તો બધા કાલે તૈયારી કરીને આવે. બધાને સાદર જય જિનેન્દ્ર. बोलिए साहब, गलती है. परीक्षा बोलिए गलती है. सभी को जय जिनेंद्र. हाँ, जैसे कि उन्होंने मुख्य पॉइंट स्टूडेंट से पूछे थे तो उन्होंने सिर्फ पूछे ही थे. अपन इसमें ऐसा भी ऐड कर सकते थे कि इस पॉइंट से आपने क्या समझा, एक ये चीज ऐड कर सकते थे. सेकंड, जो उन्होंने विचार विश्लेषण किया उसमें विश्व को समझाने के लिए शिकंजी नींबू पानी का उदाहरण लिया. तो मेरे ख्याल से ये उदाहरण ठीक नहीं बैठेगा. और थर्ड, इसमें जो समूह वर्ड का दो अपन तरीके से अर्थ करते हैं तो उस समूह वर्ड को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे. और अभी इतना ही नोट डाउन किया है. इतना स्तुति. इसके बाद में और कोई हैं गलतियां? ये गलतियां सही थी क्या सारी? अनम्यूट करो. नहीं, सारा काफी अच्छा था. सारे पॉइंट, सारे सोपान उन्होंने बराबर लिए थे और सिर्फ अनुकरण के पहले जो निर्देश दिया जाता था बस वो नहीं दिया था, बाकी सब ठीक था मेरे हिसाब से तो. और महावीर जी मांगुलकर. अच्छा, वो महावीर जी बोलने दो फिर. नहीं, महावीर जी मांगुलकर, आप नहीं. हाँ ठीक. मुझे हेलो. बोलिए. बाकी जो गलतियां बताई है उसमें से उतनी ही बराबर है, अतिरिक्त तो नहीं लग रही है मुझे. अच्छा, और
संजय जी सेठी, अनम्यूट करके। सॉरी, अनुकरण वचन, जो अनुकरण वाचन से पहले वाले दिशा निर्देश नहीं थे, और थोड़ा सा प्रश्नों में भावासन की कमी लगी मेरे को प्रश्नों में। कौन से प्रश्न में? या तो गुजराती लैंग्वेज के कारण से मेरे को थोड़ा सा समझ में कम आ पाया। जो लिए थे इन्होंने प्रश्न उत्तर बच्चों से, तो बच्चों से एक अपने को भावासन भी कराना पड़ता है, उस तरह से मेरे को थोड़ा सा कम लगा। मतलब स्पष्टीकरण में? स्पष्टीकरण, हाँ। हाँ, वो ध्यान से निकल गया। अब मैं ये कह रहा था, भाववासन परक प्रश्नोत्तर भी नहीं हुए। जैसे उसमें द्रव्य नष्ट नहीं होता है, तो द्रव्य नष्ट नहीं होता है, मैं मर जाऊंगा, मतलब जीव मर जाता है, तो फिर वो द्रव्य का क्या हुआ? वो तो नष्ट हो गया। ऐसे हम प्रश्न रख के उससे भाववासन परक और जीवनोपयोगी, तो इसमें जब द्रव्य नष्ट नहीं होगा तो स्पष्टीकरण में कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में या बोधगम्य में? स्पष्टीकरण में, पहले स्पष्टीकरण में रखते, फिर वो जो मूल्यांकन बच्चों से पूछते, मूल्यांकन में भी भाववासन पर प्रश्न होने चाहिए। तो दोनों में पहले स्पष्टीकरण में अपन को स्पष्ट करना चाहिए था कि द्रव्य नष्ट नहीं होता, मतलब निर्भयता आएगी। तो वहां कि मैं अगर ये आगे पॉइंट अब हो गया, ठीक है। हाँ, तो वो थोड़ा सा रखना चाहिए। और कोई गलती इनके अलावा कोई बची हुई हो? बोलिए। हाँ, बहुत कुणाल ने अच्छा पढ़ाया, और गुजराती में किसको कितने, मेरे को तो पूरा समझ में आ रहा था। जो इन्होंने अनुकरण वाचन में जो नाम लेने थे, आप पढ़ो, पर कौन संवाद कौन कौन पढ़ेगा, ये संवाद ये पढ़ेगा, इन्होंने उल्लेख नहीं किया कि ये संवाद ये पढ़ेगा और ये संवाद ये पढ़ेगा, ये बताना चाहिए था। दूसरा, न तो इन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जीवनोपयोगी भाववासन के प्रश्न नहीं किए। हो सकता है आपने कहा आगे, इसलिए शायद इन्होंने छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपने कहा इनके दिमाग में हो गया प्रश्न, आपने 1-2 प्रश्न किए तो आपने ऐसा बोल दिया बीच में, तो हो सकता है इन्होंने इसलिए प्रश्न नहीं किए हो, ऐसा भी हो सकता है, करने वाले हो, पर हो सकता है इसलिए क्यों। और अंत में मूल्यांकन के समय जो है उसमें तो एक प्रश्न किया, बाकी पूरे और प्रश्न उसमें जीवनोपयोगी करने चाहिए, वो नहीं किए। स्टार्ट में विश्लेषण तो काफी किया, पर बहुत लंबा विश्लेषण हुआ है, फिर भी कुल मिला करके अच्छा पढ़ा है। ये बात समझने की है सभी को कि यदि आदर्श वाचन में एक आ जाता है कि निर्देश दे रहे हो नेक्स्ट, तो आपको वाचन कराना है। नेक्स्ट का मतलब अनुकरण वाचन पे नहीं जाना है। मतलब वो सारे स्टेप हमारे जो हैं एक के बाद एक पूरे होने चाहिए। प्रश्नोत्तर में आपने 2 प्रश्न कराए, हमने बोला नेक्स्ट, तो फिर आपको भावासन पर प्रश्नोत्तर करने हैं, फिर जीवनोपयोगी करने हैं। ऐसा नहीं है कि सारा खत्म में चलेगा। हाँ, मैं समझ गया था, ये नहीं समझा, पर वो इसलिए छोड़, बल्कि होना चाहिए था वहां पर वो चीज, जिसका मतलब ये है बराबर। ये गलती यही थी कि मतलब भावासन पर को जीवनोपयोगी मेन है, सबसे जान है इसकी, तो वो उन्होंने दोनों जगह स्किप किया। एक अनुभूति जब जितनी बड़ी ली थी उसको पूरा कवर नहीं किया पढ़ाते वक्त। अपने सेमिनार का उद्देश्य भी जीवन उपयोगी भावासन के लिए ही है, बाकी तो सब रेडी था। मेन जो सेमिनार है उसका उद्देश्य भी जीवन उपयोगी भावासन कितना कर पा रहा है, उसके लिए कर रहे हैं सेमिनार। हाँ, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये जो अनुभूति पूरी लेनी चाहिए अंत तक। जब आपने वहां तक लिया है तो आत्मा में अनंत गुण है, प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने अनंत गुण होते हैं, ये भी तो हमको सिद्ध करना चाहिए। अगले आत्मा में ही है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का क्या होगा बाकी का, तो वो यहाँ तक पूरा पार्ट आता है। ये एक्चुअली बहुत बड़ी अनुभूति ली, ये गुणों तक ही ले सकते थे या गुण के भी पहले खत्म कर देते अनुभूति को तो भी चलता था, तो इनको सुविधा होती। लेकिन जब ली है यदि आपने तो पूरा कवर करना चाहिए उस सब्जेक्ट को, नहीं तो वो कमी ही मानी जाएगी। अब अगला कोई कौन पढ़ाएगा? अभी एक व्यक्ति और हो सकता है। अभी 1-2-3 बातें हैं कृणाल। एक तो अध्यापन में ध्यान रखे कि जो संवाद वाला पाठ है उसमें ये समझाते समय भी ये नहीं कहना है कि गुरुजी प्रश्न छात्र ने पूछा फिर गुरुजी ने ऐसा समझाया, ये विश्लेषण नहीं करना है। आपको तो विषय के अनुसार आगे बढ़ते हुए जाना है। जो
द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। आपने प्रयास किया था दोनों में समूह शब्द के अर्थ को अलग अलग करने का, लेकिन उसमें विश्व के लिए जो उदाहरण दिया, प्रेक्षा कह रही थी कि ये ठीक नहीं है। उसमें यदि प्रेक्षा स्पष्टीकरण करना चाहें कि इसमें क्या गलती थी या विश्लेषण क्या हो सकता है, तो उनसे भी सुनना चाहेंगे। मेरे हिसाब से ये ठीक है, चूंकि वह सब मिलकर के एक जैसे शिकंजी बनती है, उसी तरह 6 द्रव्य एक दूसरे में मिल करके रह रहे हैं, एक दूसरे में प्रवेश करके रह रहे हैं, इस तरह से विश्व का स्वरूप है। परंतु जैसे वो शिकंजी में वे सभी अलग अलग हैं, खट्टा मीठा, वो अपने अपने स्वरूप सहित है, ऐसे विश्व में रहने वाले द्रव्य भी अपने अपने स्वरूप सहित भिन्न भिन्न हैं। अब जो गुणों का समूह है, वे गुण मिल करके एक मेक हो गए हैं, द्रव्य मिल के एक मेक नहीं हुए हैं। इसलिए द्रव्यों का समूह अलग प्रकार का है और गुणों का समूह अलग प्रकार का है। समूह शब्द एक ही प्रयोग होने पर भी, उदाहरण जो आपने दिया कि बूंदी का लड्डू बना लिया, ऐसे ही गुणों का समूह हो गया, वो वहाँ गलती हो गई, क्योंकि बूंदी अलग अलग उनको इकट्ठा कर लिया, ऐसे गुण अलग अलग हो गया, इकट्ठे कर लिए, वो ऐसा नहीं है। वो गुणात्मक है, गुणमय है, गुण एक दूसरे से तन्मय है, एक में खो गए हैं। ये जो अंतर समूह का है, इसे और विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहिए, तो और अपन स्वयं भी उस अंतर को अच्छी तरह से समझे, अपने भी भाव वासना में जरूर उसका सही स्वरूप आ जाना चाहिए। चलिए लीजिए, कोई अगले कौन तैयार हैं? कोई अध्यापक में है तैयार? अभी हैंड रेज किन का हो रहा है आगे? भावना भाभी को है। भावना जी अब बोलिए। हाँ, पढ़ा दीजिए आप। नहीं, पढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रश्न कर रही? प्रश्न है, पूछ लीजिए। हाँ, अनम्यूट करके। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र। वही अभी शांति कुमार जी पाटिल ने बता दिया जो मेरी बात थी, कि जो समूह दोनों में है तो वो शिकंजी वाला विश्व में तो बैठता है, लेकिन जो गुण के लिए उन्होंने लिया बूंदी का लड्डू, वो तो रॉन्ग हुआ। उसके लिए सटीक एग्जाम्पल, जहाँ सफेद है वहीं मीठी है, वहीं चौरस है, वो पूरी वस्तु शक्कर। तो वो एरिया से बताएंगे ना तो गुण का बराबर बैठेगा, तो उनको इजी बनेगा समझाने के लिए। गुण का मतलब सत्तागत भेद नहीं है, भावगत भेद है। वो बहुत यही लेवल पे सबके दिमाग में ठसाने जैसी बात है। और दूसरा जो उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि मेरा रेड शर्ट है और वो भाव भाषण वाला, वो थोड़ा कच्चा इसके लिए रहा क्योंकि उन्होंने तो बताया लेकिन आंसर में स्टूडेंट ने थोड़ा गड़बड़ किया, उसको सुधारना था। मतलब रेड कलर के ऊपर उनका फोकस था और ये बाजू उन्होंने शर्ट का लिया था, तो दोनों में मिक्सिंग हो गया था, प्रॉपर उसका जजमेंट नहीं बैठा था। तो और फिर वो अपने घरेलू एग्जाम्पल से और बताते, मतलब जेंट्स है तो वो प्रकार के एग्जाम्पल, लेडीज है तो किचन वाले की अपन कल ही सब्जी लेके आए थे तो आज क्यों धनिया मुरझा गया, सोचो खोजो, तो मतलब वो उसमें परिणामन चालू है वो वाली बात। और तो मतलब वो उसका जो सॉफ्टनेस था, मतलब कलर था, वो बदल गया। इस प्रकार से उनको खोजने का ज्यादा एक्सरसाइज करावे तो उसका थॉट प्रोसेस चले, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत अच्छा है बात, बहुत सही बात कही उन्होंने। भावासन परक और जो वो भावासन है, जो वो है ना भावगत और तत्तागत भेद की बात, वो अच्छी ऊंची बात है। उसे मतलब हमको भावासन कराना चाहिए। अगेन मैं यही बात बोलता हूँ कि ये वाली जो एक्चुअली क्या है कि वो ज्ञान परक चीजें हैं सारी। इसमें जितनी डेप्थ हम में तत्व ज्ञान की गहराई होगी, हम में खुद में स्पष्टता होगी, हम उसे कर पाएंगे। वो तो बहुत कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ये सिस्टम तो जो हम बता रहे हैं पढ़ाने का, वो तो बहुत शॉर्ट है और उसी को हम सही अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो ज्ञान वाला काम है वो तो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। मतलब वो तो पूरे साल भर के ही करना पड़ेगा आपको। एक बार आप सिस्टम सीख लो, फिर ये ज्ञान बढ़ाने का काम, तो डेप्थ लाने का काम, उसको स्पष्टता लाने का काम, भावासन लाने का काम, यहाँ तो सिंबलिक रूप से जैसे इसने बच्चे ने किया, महावीर जी ने अच्छा भावासन परक और जीवनोपयोगी ज़्यादा घटाया, लेकिन हमने उसमें गलती निकाली कि भी बहुत पूरा नहीं किया आपने। और ये इसने क्या हुआ, टेक्निकली सारे पॉइंट कवर कर लिए एक एक करके, लेकिन उसका ज्ञान कम था, बच्चे का, कुणाल का ज्ञान कम था, तो इसलिए वो चीज़ों को एलोबरेट और समझा नहीं पाया ढंग से। तो ये ज्ञान वाला काम तो हमें ज्ञान का करना ही पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा, और बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत गहराई से इसको होल्ड करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, और वो करना चाहिए। मतलब सबको जितना आप में सब्जेक्ट का पकड़ आएगी उतनी ज़्यादा आप उसे अच्छी तरह समझा भी पाएंगे उन चीज़ों को। वो जवाब है और ये उदाहरण है सेकंड जी का है, चाहे कोई दूसरा है कि कुछ भी है, उसी जवाब को आप सही भी ठहरा सकते हो, गलत भी ठहरा सकते हो। सवाल इसका है कि उसकी रीजनिंग सही हो दे रहे हो कि नहीं आप, क्योंकि उदाहरण तो पूरा तो लगेगा ही नहीं किसी भी चीज़ में, है ना। जैसा कि जैसा उदाहरण आपने दिया है वैसा कि वैसा आपको पूरे सिद्धांत पे लग जाए जरूरी नहीं है। तो वो उसके लिए मैं वो एग्जाम्पल देता हूँ इसमें, इसी विषय पे कि 2 जार में हमने पानी, एक में पानी दूध भर दिया पूरे में, एक में अनाज रख दिए अलग अलग तरह के। अब 2 जार में से कौन सा एग्जाम्पल ठीक है, द्रव्य किसे कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं, दोनों के लिए ही। तो दोनों ही जवाब सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, दोनों ही गलत होते हैं, दोनों ही सही हो सकते हैं। लेकिन उसकी रीजनिंग यदि आप सही दे रहे हो, तो जितना आप सिद्ध करना चाहते हो उतना काम हमारा निकल गया, बाकी आगे बढ़ गया। तो लेकिन रीजनिंग आपको सही पता होनी चाहिए उसकी, तो घटाना सही चाहिए उसको रीजनिंग के साथ, तो फिर वो चीज़ें कभी कभी किसी चीज़ में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये ज्ञान तो बढ़ाने की जरूरत है ही। द्रव्य गुण पर्याय वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। अब मेरे ख्याल से 55 हो गए, शांति जी क्या करें? हाँ, एक प्रश्न आ रहा था, ये आप बार बार हमेशा पूछते हैं, आपके लिए प्रश्न था, मेरे रूमाल का रंग सफेद है, वो लाल हो गया कि नहीं हो गया? अभी तक लाल हुआ कि नहीं हुआ? अरे उसमें जो भाव भाषण आप घटित कराना चाहते हैं, हाँ, इसमें पेज क्या है कि रूमाल जो है ना शब्द, रूमाल को मैं द्रव्य भी बोल सकता हूँ और पर्याय भी बोल सकता हूँ। मेन पेज इधर है। हाँ, उदाहरण के लिए क्या लेकर के आप उसे घटित करते हैं, उस पर वो सभी बातें घटित होंगी। जवाब यदि किसी व्यक्ति ने ये दिया कि रूमाल है, ये रूमाल है, ये द्रव्य है, मान लो मैंने जवाब दिया आपको, तो काउंटर प्रश्न ये होना चाहिए कि द्रव्य कैसे बोलते हो आप इसे, इसका लॉजिक क्या है आपका। तो मैं यदि इसका ये जवाब देता हूँ आपको कि रूमाल जो है, इस पूरे एक को मैं एक पदार्थ मान रहा हूँ, एक द्रव्य मान रहा हूँ। अभी सपोज दिस इज वन आइटम, वन थिंग, एक चीज है, तो ये रूमाल द्रव्य हो गया और इसकी जो पर्याय होगी, सफेदी है पर्याय हो गई, ठीक है। लेकिन यदि मैं इस रूमाल को स्कंद मानता हूं, मतलब असंख्यात गुणों का समूह एक स्कंद है, तो ये पर्याय हो गई रूमाल खुद ही, क्योंकि ये रूमाल को जलाएंगे कलर राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द्रव्य का तो नाश नहीं होता है, लेकिन ये पर्याय है इसलिए नाश हो जाएगा। तो यदि रूमाल को हम असंख्यात द्रव्यों का समूह मानते हैं तो ये पर्याय है रूमाल। यदि रूमाल को हम ये मानते हैं कि ये एक द्रव्य है, एक द्रव्य मान के हम बात कर रहे हैं, तो ये रूमाल द्रव्य में आ जाएगा, द्रव्य है। ये केवल हमारा लॉजिक है, वास्तव में तो ये पर्याय ही है, क्योंकि असंख्यात द्रव्यों का समूह है। यानी आप हमेशा ये पूछते हैं, मेरे रूमाल का रंग सफेद है, इस पर द्रव्य गुण पर्याय घटित कीजिए, तीनों बातें। तो तीनों बातें वो कैसे घटित करनी है? तीनों ऐसे घटित हो गई ना कि ये इसको एक पदार्थ मान लिया हमने, एक द्रव्य मान लिया रूमाल को, असंख्यात द्रव्यों के समूह को एक ही द्रव्य मान लिया, पुद्गल, एक पुद्गल है ये। तो ये द्रव्य है, इसकी जो सफेदी है वो पर्याय है, और जो रंग है वो गुण है।
अब इसे परिभाषा से घटाने के लिए बोलता हूँ मैं हमेशा। अब आप में से कोई घटा सकता है इसे? ये भाई साहब थोड़ा परिभाषा से घटाओ। हमने गुण बोला ना, तो उसको परिभाषा से सिद्ध करके बताओ आप, नहीं तो मैं करके बताऊंगा फिर आपको। मैं करूं? हाँ करो। जैसे रुमाल है, उसका कलर व्हाइट है, सो अगर गुण से उसको घटाएंगे जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, मतलब ईच एंड एवरी एरिया वहां पर व्हाइट कलर है, और इसको किसी भी अवस्था में कर लो, फोल्ड कर लो, कहीं भी रख दो, किसी भी अवस्था में चले जाए, फिर भी उसका जो कलर गुण है, कलर नॉट व्हाइट, उसका जो कलर गुण है वो कहीं भी नहीं जाएगा, सो इसलिए वो उसका गुण हो गया। एग्जैक्टली, ये बराबर जवाब है, गलत है इनका जवाब। इसमें द्रव्य गुण पर्याय जो आप घटित कर रहे हो भाई साहब, वो बराबर नहीं। एक्चुअल में प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय युक्त होती है, इसमें ही बात आती है। तो द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय, तीनों बात बतानी है हमें। जो रुमाल है द्रव्य समूह, वो नहीं, समूह से लेना नहीं है। द्रव्य कोई समूह है, गुणों का समूह है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तुम्हारा कलर अकेला ही नहीं है, उसमें स्कंदपना भी है, चिकनापना है, खुरदरापना है, ये सारे गुण मिल करके वो एक है, इसलिए वो द्रव्य हुआ। गुण उसमें जो तो अभी गुण सिद्ध किया है, द्रव्य थोड़ी सिद्ध किया है इन्होंने। नहीं, इनकी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपको कह रहा हूं। इनका तो इन्होंने गुण सिद्ध किया है, मैं आपने जो किया था उसकी बात कर रहा हूँ। प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय युक्त होती है, हमें बालक को बताना है। रूमाल गुण एक पर्याय, तो सामान्य रूमाल एक अवस्था का नाम तो पर्याय होगा। रूमाल एक अवस्था तो कोई भी होगी पर्याय, पर पर्याय के साथ में गुण भी मौजूद है, द्रव्य भी मौजूद है। ये बात भी जो आपने कहा ना, ज्ञान विशेष चाहिए, उस अपेक्षा बात कर रहा हूं मैं भी। आपका प्रश्न रूमाल वो यदि हम जब द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं तब हम द्रव्य की चर्चा करेंगे, जब हम गुण की चर्चा कर रहे हैं तब गुण की चर्चा की जाएगी, जब द्रव्य गुण पर्याय की एक साथ चर्चा करेंगे तब उसकी चर्चा होगी। तो इसलिए मैंने कहा सिद्ध करने का विषय क्या है कि रुमाल का रंग सफेद है, इसमें से रुमाल जो है वो द्रव्य है कि गुण की पर्याय है। रुमाल अवस्था होने से पर्याय में जाएगा। रुमाल अवस्था इसलिए पर्याय कहेंगे, और जब कलर पूछेंगे तो गुण जाएगा। बराबर है, ठीक है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि यदि हमने से एक द्रव्य मान लिया, सपोज करो हम अज्यूम करते हैं ना कि एक द्रव्य है, ये एक वस्तु एक ही है कुल मिला के, ये तो ये द्रव्य का लॉजिक आप दे सकते हो उसमें, अदरवाइज पर्याय है क्योंकि स्कंद है। नहीं, स्कंद नहीं होगी तो एक पुद्गल प्रमाण उसकी भी पर्याय होती है भाई साहब, इसमें क्लियर करो। एक पुद्गल प्रमाण की पर्याय अलग होती है। यदि नहीं, स्कंद रूप जो पर्याय है तो वो द्रव्य है तब पर्याय बनेगा। अनेक पुद्गल परमाणु से मिलकर बना, पर एक पुद्गल परमाणु हटा के ना तो भी वो द्रव्य भी है, वहां गुण भी है और पर्याय भी, तीनों चीज माननी पड़ेगी वहां। मैं ये कह रहा हूँ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, यहाँ आपको अभी हम यहाँ इन बच्चों को नहीं समझा रहे हैं ना, यहाँ पे वो बच्चों को गलत चला जाएगा, कंसेप्ट गलत चला जाएगा भाई साहब, वो बिल्कुल क्लियर भाई यहाँ से गलत चला जाएगा बच्चा। वो समूह मानेगा, इतना समूह तो द्रव्य हुआ, एक अकेला हुआ द्रव्य हुआ, ऐसा नहीं। प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय युक्त है, तो वो एक पुद्गल परमाणु रहेगा तब भी वहां द्रव्य भी है, गुण भी पर्याय, और वो भी तो भी इस क्लियर करना पड़ेगा। महावीर जी, समझने की विवक्षा, समझाने वाले की विवक्षा, उस विवक्षा के अनुसार चलना पड़ेगा। जब हम एक उदाहरण के रूप में लेकर के समझाने जा रहे हैं कि भी रूमाल पर हमें द्रव्य गुण पर्याय घटित करके समझाना है, तब हम रूमाल को द्रव्य मानकर चलेंगे। रूमाल द्रव्य है, हाँ बिल्कुल, चूंकि हमें सफेद दिख रहा है, यदि मुलायम कपड़े से बनाए तो उसका स्पर्श मुलायम है, यदि कुछ हम सूंघते हैं तो उसमें से खुशबू भी आ रही है, वजन है, ये जो सभी गुण उसके हैं उनका समूह है, इसलिए वो द्रव्य, ये उसके गुण है। और चूंकि सफेदी के बारे में पूछा गया इसलिए वर्ण गुण की, वर्णमान की सफेद पर्याय है, तो रूमाल द्रव्य, वर्ण गुण और सफेदी उसकी पर्याय। इस तरह से इसको एक उदाहरण लेते हुए हम समझा सकते हैं। जब भी हम द्रव्य गुण पर्याय को समझाने की कोशिश करते हैं या गुण को समझाने की कोशिश करते हैं, अधिकतर उदाहरण हम मिश्री का लेते हैं। मिश्री है और मिश्री में मिठास गुण है। क्यों गुण है? क्योंकि वह सर्वत्र और सर्व अवस्थाओं में उसके पाया जाता है। इस तरह से लेकर के उसे समझाते हैं, तो विवक्षा की दृष्टि से हम उसे द्रव्य गुण पर्याय इस प्रकार से समझा सकते हैं। अब आप और डेप्थ में चले गए, पहले ही आपने कह दिया कि पर्याय तो रूमाल है, वो अपने आप में पर्याय है, तो फिर आपको उसमें से द्रव्य भी और गुण भी फिर अलग बताने पड़ेंगे। तो फिर आप लेंगे कि पुद्गल द्रव्य है
और उस पुद्गल द्रव्य की अनेक परमाणुओं की मिलकर के स्कंद रूपी अवस्था बनी हुई है, तो उसके स्पर्श रस गंध वर्ण वे उसके गुण हैं। ये इस तरीके से और डेप्थ में आप जा सकते हैं। और आप अपनी विवक्षा में इतने डेप्थ में चले गए कि एक परमाणु अपने आप में द्रव्य है, अब वो और गहराई में चले गए। इसलिए विवक्षाओं की दृष्टि से लेना चाहिए। चूंकि अध्यात्म जी इस प्रश्न को भाववासन के रूप में अनेकों बार पूछते हैं, इसलिए किसी ने कहा कि भाई इसका भाववासना के रूप में क्या विश्लेषण हो सकता है, इसलिए मैंने ये रखा था और अपने पास एक 5 मिनट का समय भी था। चलिए, रात्रि में पुनः इसमें एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। अगर हम इतने डेप्थ में जाएंगे और बच्चा स्कंद और परमाणु इन सबसे परिचित नहीं है, बच्चों को तो समझाने जाएगा। बच्चों को समझाने भाई साहब बच्चों के लिए नहीं गया, मैं अध्यात्म भाई साहब के लिए गया था। ये बात तो अध्यात्म बच्चों के लिए नहीं गया, ये अध्यात्म भाई साहब के लिए गया हूँ मैं। वो बराबर है, लेकिन अगर हम बच्चों को मान के चले तो वो अलग जाएगा स्कंद और परमाणु। बच्चों के लिए नहीं गया हूँ, बच्चों के लिए नहीं गया मैं भाई साहब। समूह बार बार ना अनेक समूह वहां दिक्कत कर सकता है, वो चीज गलत हो जाती है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा था। जय जिनेंद्र। रात्रि के अध्यापन के लिए अपने तैयारी करके आवे और अध्यापक अपने नाम भी आगे से सुझाएं ताकि हम उनको अभी से नाम बता दो भाई साहब। अभी से बता दो ताकि रात में ढंग से हो जाए, क्योंकि मेरे उस वक्त पूछना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से विनीत जी लेंगे रात्रि में। विनीत जी है उपस्थित अभी? विनीत जी है, राजेश जी ले सकते हैं, ज्योति जी ले सकती हैं। भाई साहब मैं कल दोपहर में, क्योंकि मैं आपका कल का रखा है। मेरा भी भाई साहब निवेदन है, कल रात का रख लीजिए, क्योंकि मेरी शाम को क्लासेज होती है, स्कूल रहता है, तो मैं उसको तैयारी नहीं कर पाऊंगा जैसा आप बता रहे हैं। अच्छा भाई साहब मैं जितेंद्र, मेरा भी कल शाम का रख लीजिए, रात्रि में। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि याद नहीं रहेगा अभी लिखना है ना, व्हाट्सएप पे कर डाल दीजिए। अच्छा, कल अपना सेशन जब लेना वो डाल दो समय और वो, ताकि उस हिसाब से भाई साहब बोल देंगे। अच्छा, शनिवार कल वर्किंग डे है क्या? हाँ कल वर्किंग डे है भाई साहब। वर्किंग डे है भाई साहब, वर्किंग डे है फुल। हाँ तो अपन ये संडे की छुट्टी रहती है, तो सुबह संडे भी हमारा फंक्शन है, तो सुबह दोपहर का सेशन अपन थोड़ा गौन करें क्या? सुबह दोपहर का सेशन गौन करते हुए रात्रि में समय थोड़ा बढ़ा लेते हैं। वैसे रात्रि का समय बढ़ाएंगे शनिवार को कल का, तो अच्छा रहेगा वैसे। हाँ तो कितने 7 से 10 कर लें, 8 से 11। हाँ जी, ऐसा लंबा समय तो ये है कि 2 दिन और बढ़ा ले अपन रात्रि वाला सेशन। कल का दोनों सेशन स्किप जो हो जाएंगे ना, उसकी जगह अपन मंडे ट्यूसडे की रात्रि में सेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम 3 घंटे बैठ पाना संभव नहीं हो पाता सबका। 9 से 11 टाइम 2 घंटा पर्याप्त होता है फिर, और ये ज्यादा विश्लेषण नहीं करके खास खास चीजों पर चर्चा करें। अपन ऐसा करेंगे तो टाइम बच जाएगा अपने पास। आज तो हम 9 से 11 बैठ रहे हैं, कल के लिए सुबह और दोपहर का समय नहीं रहेगा, रात्रि के समय निश्चित करके रात्रि में पुनः आपको बता देंगे। ठीक है, जय जय। मेरा एक सुझाव है, अपन मतलब एक कोई भी पाठ ले लें और उस पाठ पर ये विचार करें कि इसमें से भावासन पर क्या क्या हो सकता है और जीवनोपयोगी क्या क्या हो सकता है। तो ये एक्चुअली हम सब के लिए होमवर्क भी हो जाएगा और हम सबके विचार आएंगे तो वो हम बच्चों को बहुत अच्छे से दे पाएंगे। किसी एक पाठ को लेकर के, तो अभी 5 सेशन है तो 5 पाठ अच्छे। अभी हम जो देखना चाहते हैं कि सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो आप कवर करते हो कि नहीं। तो जिस व्यक्ति को जो सब्जेक्ट पे अच्छा लगता है, कमांड है, तो वो सब्जेक्ट लेना हम इसलिए छोड़ रहे हैं उस पर, और उस पर डेप्थ पे बहुत जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, वो तो बहुत स्टडी की विषय है, उसे 1-2 घंटे में 2-4 दिनों में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन कम से कम सारे के सारे सोपान आप प्रॉपरली ढंग से लाइन से लगा रहे हैं, आपको आत्मसात हो गए, ध्यान में आ गए और एक्सेप्ट हो गए। ये करना इसलिए हमने ये फ्री रखा है कि आप अपनी मर्जी कर लो, लेकिन बेस्ट तो करो। आपको पूर्व पाठ मूल्यांकन में प्रश्न नहीं निकल रहा है, वो पाठ हम दे रहे हैं आपको,
और फिर सबका वो पूछा हुआ है, तो गडमड होगा, क्या होगा कि द्रव्यगुण पर्यायी सब पढ़ा रहे हैं लाइन से, तो पहले वाले ने पूछा था कि इसने पूछा था, वो हमें गलती निकालने वालों को याद नहीं रहेगा फिर कि यार ये उसमें हो गया। अभी तो क्या विषय एकदम बदल रहा है पूरा, कोई द्रव्यगुण पर्याय ले रहा है, कोई गीता विज्ञान पाठ में क्या देवशास्त्र गुरु ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो वो उससे विविधता आ जाती है। और लेकिन सोपान सारे कवर होने चाहिए। अब आप उसको मतलब एक एक प्रश्न भी भावासन पढ़ को जीवनोपयोग कर लो, ऐसे ही लो ना आप ऐसा क्यों लेते हो? जहाँ पे कोई प्रश्न ही नहीं निकल रहा हो ले लिया आपने, जहाँ पे 50 प्रश्न निकलते हो जीवनोपयोगी और भाषण पढ़, उसमें से लो और एक करो और टच करते हुए आगे निकल जाओ आप। हमें ये देखना है कि आपको कॉन्सेप्ट आप में है कि नहीं। उद्देश्य यहाँ पे पद्धति को पक्का करना है, आपके सिद्धांत को पक्का करना नहीं है, ठीक है ना? फिर जैसा सब लोग नक्की करें वैसा। तो अभी ये 3 नाम, कम से कम 4 नाम हमको रात के लिए आप दे दो। संजय जी कहाँ गए? संजय सेठी, आप वो ले सकते हो कि रात में? रात को तो नहीं, बाकी तो फिर कल तो ले लेंगे। कल तो सुबह रखनी है ना, फिर कल रात को रखेंगे। ठीक है, मतलब कल लेना चाहे तो आज नहीं लेना चाहता? हाँ ठीक है। महिला वर्ग में से कोई आज लेने को तैयार? अपन बात कर लेते हैं, पर्सनली बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी का सेशन ही पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।